हेलो एवरीवन। तो भाई अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनका आगे आने वाली शिफ्ट्स में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम लाइंड अप है। ठीक है, तो इस वीडियो को भाई एंड तक देखना। इससे पहले हमने 2 वीडियोस कवर किए हैं, जिसमें एक में मैंने कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन करवाया एडवांस मैथ का, उसको देख के चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, उससे बाहर नहीं जाएगा कोई फॉर्मूला। ठीक है, और सेकंड वीडियो में मैंने आपको एक 20 क्वेश्चंस का सेट कराया था, जिसके थ्रू हमने अलग अलग अच्छे और इम्पोर्टेंट एंड ट्रेंडिंग कंसेप्ट सीखे थे। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में भाई उसी का ये सेकंड पार्ट है ना, और या फिर ये कह लो उसी का एडवांस पार्ट है, क्योंकि इसमें हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दोनों के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये 35 क्वेश्चंस का सेट होगा, वो पिछला वाला 20 क्वेश्चंस का सेट था। ठीक है, और ये 35 क्वेश्चंस अपने आप में पूरा एक कंसेप्ट होल्ड करके रखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंटेंट अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एसएससी सीएचएसएल या किसी और एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं भाई। ठीक है, चलो तो भाई देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ इलेक्शन का क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देन उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन मैं करवाता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होगा जिससे देख के आपको लगेगा कि यार ये तो एग्जाम में लगेगा नहीं, है ना, खामखा का मैं यहाँ पे मल्टीपल ढूंढूं या ऐसी कुछ करूँ, वो चीज़ें बात की होती है। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल होंगे। तो देखो, इसने बोला इन एन इलेक्शन बिटवीन पी आर एंड एस, 3 लोग हैं, उनके बीच में इलेक्शन हुआ। ठीक है भाई, 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड आर इनवैलिड। मतलब इसने बोल दिया कि भाई 1 वोट हर 10 में से इनवैलिड है, मतलब कि 10% वोट्स जो हमारी हो गई वो इनवैलिड हो गई। ये बात समझ में आई? 100% है टोटल वोट्स मान लो जो पोल्ड हुई, उसमें से 10% इनवैलिड हो गई। अब इसने बोला कि टोटल वोट्स में से ये जो पोल्ड हुई हैं इन फेवर ऑफ आर एंड एस आर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। मतलब इसमें से जो हाफ है इसका हाफ, यानी कि 50% वोट्स इसके फेवर में हुई हैं, ये आर एंड एस। ठीक है, ये समझ में आ गया? जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा मैं लिखता जा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, उसके बाद बोला इसने कि एंड दे गेट इक्वल वोट्स, मतलब इनको इक्वल वोट्स मिली है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आर है यहाँ पे और यहाँ जो एस है, इन दोनों को 25% वोट मिली है, 25% वोट मिली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसने बोला कि भाई एक फॉल्ट आ गया मशीन में, है ना, और उसकी वजह से क्या हुआ कि हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस, इसके हाफ कितने होंगे? 12.5 होंगे। इसका हाफ कितना होगा? 12.5 होगा। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स, इसका हाफ कितना होगा भाई? इसका हाफ होगा 5%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा मैं लिखता जा रहा हूँ, चार्ट अपने आप बनता जा रहा है ना। उसके बाद इसने इसका हाफ ले लिया और इसका हाफ ले लिया। ठीक है, इसने बोला आर काउंटेड एडिशनली इन फेवर ऑफ आर। अच्छा, तो इसने बोला कि आर के पास देखो भाई 25% तो पहले से थे ही थे, पर यहाँ से 12.5% आ गए इस जगह से, ये एस से आधे, और इनवैलिड के आधे आ गए, यानी कि 5% इनवैलिड से आ गए। तो इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय आर इन द ड्यू टू द फॉल्ट। तो आप लगा लो, ये 25 हो गया, ये 5 30 हो गया, ये 42.5 हो गया टोटल इसका। तो 42.5% वोट्स जो थे वो आर के फेवर में जो थे वो पोल्ड हुए थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसकी वजह से? ये जो फॉल्ट हुआ था मशीन में उसकी वजह से। यहाँ पे पी का एज सच कुछ काम नहीं आया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, है ना, बट कंसेप्चुअल था। चलो तो आगे चलते हैं। इससे हमने क्या सीखा कि भाई लैंग्वेज को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग बस लिखते चले जाओ, रट्टाबाजी मत करो। ठीक है, कोई ट्रिक व्रिक लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो, ये भी काफ़ी मतलब क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, पिछली साल भी काफ़ी आया था ये, अभी भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसने बोला फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5, 7 लीव्स रिमाइंडर 2, 1 और 3। मतलब देखो, इस केस में क्या करते हैं, ये सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं, इससे इससे और इससे, है ना, कि इससे किया फिर इससे इस तरह से, और वो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 2, 1 और 3, है ना, रेस्पेक्टिवली। तो उन्होंने बोला जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो 3 बचा। इसको करने का एक सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ, तुम्हें उसको लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 अपना डंडे खींच लो ऐसा करके, ठीक है, इस तरह से। ठीक, इस जगह लिख दो जिससे डिवाइड करा है सक्सेसिवली। 3, 5, 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या लिखोगे? जो रिमाइंडर बच रहा है। हर बार यही लगा देना, कभी फेल नहीं होगा ये मेथड। ठीक है, जो क्वेश्चन बच रहा है ना, क्वेश्चन, उसको यहां लिख देते हैं 3।
ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अब क्या करना है तुम्हें, इसकी मल्टीप्लाई तो करनी है इससे, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे, ये हमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड करके यहाँ लिख दो, इसमें क्या करना है ऐड, तो 7 3 21 और यहाँ पे कितना आ गया 24। बात आई समझ में मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की और इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ 24 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और इसमें ऐड कर दो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 120 + 1, तो यहाँ पे आ गया देखो 121, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आएगा 360, हाँ ठीक है 363 हो गया, नहीं 360 कितना हो गया, हाँ 363 हो गया ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया +2 करेंगे तो 365 हो गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही वो नंबर है जिसको सक्सेसिवली अगर 3, 5 और 7 से डिवाइड करें तो वो 2, 1 और 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। बात आई समझ में क्या किया हमने कुछ नहीं किया, 7 × 3 + 3 यहाँ पे हमने 24 लिखा, देन उसके बाद 5 × 24 + 1 यहाँ पे हमने 121 लिखा, उसके बाद हमने 3 × 121 + 2 ये कितना हुआ 365, यही हमारा आंसर है। अच्छा एडिशनल पॉइंट क्या है इसमें सर, कि मान लो अगर आपको लास्ट क्वेश्चन नहीं दे रखा, ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 या फिर 1 पुट कर सकते हो। देखो ऐसा है कि मैंने ना यहाँ पे अगर 0 पुट कर दिया ना तो मैंने उसको फेल होता हुआ दिखाया, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ओलिव बोर्ड में मैंने एक आध सवाल देखे उसमें 0 पुट करके जो आंसर आ रहा है ना वो नहीं मान रखा, जो 1 पुट करके आंसर आ रहा है वो मान रखा है। तो मैंने चैट जीपीटी वगैरह या काफ़ी मतलब अलग अलग जगह देखी थी, रिसर्च करी थी थोड़ी, तो उसने ये बोला था कि कभी कभी मैथमेटिकली तो ठीक है दोनों से आंसर आ जाता है, 0 से भी और 1 से भी, बट 1 को यूनिवर्सल माना जाता है, 1 हमेशा करेक्ट आंसर देगा। तो यहाँ पे 1 रख लिया करना अगर नहीं गिवन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। अगर मतलब आपसे बोल दे कि स्मॉलेस्ट ही चाहिए तब 0 रख सकते हो, ठीक है, वरना हमेशा 1 रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। चलो आगे चलते हैं, ये क्लियर है ना, इसी मेथड से करना इस तरह के सवाल सक्सेसिवली, काफी रिपीटेड पैटर्न है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अभी मैंने जो फॉर्मूला वाली वीडियो डाली थी आपको मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, मीडियन है ना ये, तो मैंने बताया था जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा होता है उसी में जो मीडियन होती है वही उसकी हाइट होती है, ठीक है, वही उसकी एंगल बाइसेक्टर होती है, मतलब सब कुछ वही है, ठीक है, एल्टीट्यूड ले लो मीडियन सब कुछ वही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पता है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, √3/2a, तो इसी की वैल्यू उसने 9√3 दे रखी है, यही दे रखी है, देखो √3 से √3 गया और a आ गया हमारे पास 18, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने बोला एरिया बता दो, तो एरिया क्या होता है √3 एरिया क्या होगा √3/4 × a², फॉर्मूला भी साथ साथ में रिवाइज करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर, 18 × 18, ठीक है, तो 2 से गया ये 9, फिर 2 से दोबारा गया ये 9, यानी कि 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा भाई, इससे हमने फॉर्मूला रिवाइज किया और ये सीखा कि मीडियन, एल्टीट्यूड और वो सब कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही लाइन होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और काफी बच्चे बोल रहे थे कि भाई इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, इस वीडियो में जरा देखते जाओ आगे। अच्छा एक चीज हो रहा है, देखो हार्ड क्वेश्चन करने का इतना कुछ फायदा होता नहीं है लास्ट टाइम में, आपको रेलेवेंट क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, है ना। तो आगे देखना अच्छे अच्छे सवाल भी मैंने लिए हुए हैं, जैसे देखो इलेक्शन वाला करवाया था पीछे, वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आएगा ना आप उसकी लैंग्वेज में फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे एक बारी में, ठीक है। तो मॉडरेट क्वेश्चन करने में फायदा होता है ना। देखो अभी मैंने पीछे करवाया था ये वाला भी अच्छा सवाल है, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी नहीं है कि एक लाइन में आंसर निकल रहे हैं इनके, ठीक है। तो मॉडरेट क्वेश्चन करने का ही फायदा होता है लास्ट टाइम पे, है ना। चलो आगे चलते हैं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन ले लिया मैंने, सारे चैप्टर टच करेंगे, इसमें एडवांस मैथ के भी आएंगे, ठीक है, अर्थमेटिक भी मिक्स रहेगा। अच्छा मैंने एक शायद से पिरामिड का क्वेश्चन भी लिया हुआ है इसमें और कोऑर्डिनेट का भी लिया हुआ है, तो देख लेना, कोऑर्डिनेट के शायद से 2 लिए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, ये बोल रहा है शिप कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 18 आवर्स, ठीक है, एंड कवर सम सेम डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस, मतलब जो एक सर्टेन डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस मान लो d है, वो उसने अप स्ट्रीम जो है ट्रेवल किया 18 घंटे में और डाउन स्ट्रीम ट्रेवल किया 14 घंटे में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हमें रेशियो बताना है उस डिस्टेंस का जब शिप कवर करेगा 21 घंटे में डाउन स्ट्रीम में, 21 घंटे में डाउन स्ट्रीम में कवर करेगा, और टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय 27 घंटे इन अप स्ट्रीम। तो हमें क्या, पहले भाई हमें वो निकालनी पड़ेगी, स्पीड निकालनी पड़ेगी, स्पीड तो निकालनी पड़ेगी ना, डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड है और उसमें क्या स्पीड है। तो उसके लिए देखो हम इसका सहारा लेंगे जो हमें यहाँ पे ये दे रखा है। इस केस में आप रेशियो पूछा है ना, इसने एग्जैक्ट तो आंसर पूछा नहीं, तो आप जो डिस्टेंस है ना वो कुछ मान लो, और वो क्या मानोगे, इसका और इसका एलसीएम मान लो। चलो मुझे दिख रहा है मैं 126 ही मान लेता हूँ, ठीक है,
क्योंकि 18 7 जा 126 और 14 9 जा 126, तो 126 मान लिया मैंने डिस्टेंस, लेट कर लिया, ठीक है, इनका एलसीएम लेट कर लिया। तो अब देखो मेरे पास यहाँ जो आया डाउन स्ट्रीम की जो मेरे पास स्पीड निकल के आई है, वो क्या निकल के आई है, देखो कौन सा था, ये वाला है ना, 14 घंटे में ट्रैवल किया तो 9 निकल के आई है। और अप स्ट्रीम की स्पीड ये तो लिख ही लोगे किलोमीटर पर आवर, ये मैंने किलोमीटर में माना है, ठीक है। अप स्ट्रीम की जो स्पीड आई है वो कितनी आएगी, 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो उसने बोला है रेशियो बताओ उस डिस्टेंस का जो उसने कवर किया 21 घंटे में डाउन स्ट्रीम, तो 21 इंटू ये 9, क्यों ऐसा किया मैंने भाई, यही तो करेंगे ना, स्पीड डिस्टेंस इंटू स्पीड, मतलब ये वाला स्पीड इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस तभी तो निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्योंकि तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ कुछ नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद इसने बोला कि भाई 27 घंटे में अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 7, तो बस इसका रेशियो बताना है। तो 9 3 जा 27, ठीक है, और 7 3 जा 21, तो ये कितना हो गया, देखो 3 से 3 भी कट जाएगा, तो 1:1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हो गया, चलो आगे चलते हैं। बस इसमें कैच क्या था कि डिस्टेंस अपना खुद से मान लो, इजी पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे चलते हैं। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन सेलिंग प्राइस का, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लैंग्वेज में, तो इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा मैं। मेथड्स इसके बहुत सारे हो सकते हैं, नो डाउट, एक्स मान के इक्वेशन बना लो, कुछ भी कर लो, बट मैं ऐसा बताऊंगा एक्स भी मान लो, और प्लस थोड़ा तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक है, लैंग्वेज में देख के समझ में आ रही है, ठीक है। देखो जैसे जैसे बोलेगा मैं वैसे वैसे लिखूंगा, कोई मेथड एग्जैक्टली मैं फॉलो नहीं करता ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो इसने बोला वैन अ शॉपकीपर ट्रिपल्स इट सेलिंग प्राइस, मुझे पता लगा कि भाई 10 से 30 हो रहा है सेलिंग प्राइस, मैं और कुछ नहीं सोच रहा, ठीक है। ट्रिपल्स का मतलब ये है ना, 100 से 130 मान लो, 1 से 3 मान लो, तुम्हारी मर्जी है, पर मैं 10 से 30 मान रहा हूँ ताकि कुछ सच दिक्कत ना आए, ठीक है। तो 10 से 30 हो गया। ये क्या है, सेलिंग प्राइस पहले, ठीक है, इनिशियल, और सेलिंग प्राइस न्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसने बोला कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा पहले, प्रॉफिट इनिशियल और प्रॉफिट फाइनल मतलब न्यू, वो हो गया 5 टाइम्स 1:5 बन गया ये। अच्छा मुझे आप एक बात बताओगे, जो हम अगर प्रॉफिट निकालना चाहे तो हम ऐसे ही तो निकालेंगे, देखो दोनों केसेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि SP माइनस CP इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है हमारे पास, ये सबको पता है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको x मान लो, ठीक है, या इसको नहीं, आप एक काम करो, CP को x मान लो कि CP हमारे पास x है, ठीक है। तो देखो ये कितना है यहाँ पे, ये 10 माइनस x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो परसेंटेज में कोई भी वैल्यू रख लो, मैं 10 ही मान रहा हूँ SP को, है ना, चेंज आंसर आ जाएगा उससे, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी हमसे। जब भी परसेंटेज या रेशियो में दे तो कुछ भी मान सकते हो, जैसे पहले माना था वो डिस्टेंस 126 है ना, ऐसे ही। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 10 माइनस एक्स, ये क्या लिखा है मैंने, SP माइनस CP, नीचे क्या आएगा 30 माइनस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CP दोनों केस में सिमिलर है, लेकिन इस केस में जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना है हमारे पास, 5, इस केस में कितना था, 1, यहाँ पे 1 प्रॉफिट था, तो वही रेशियो ही लिख दिया मैंने इन दोनों को प्रॉफिट्स का, ठीक है ना, यहाँ प्रॉफिट लिख दिया, यहाँ प्रॉफिट लिख दिया, और इन दोनों का रेशियो बना दिया। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 50 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। देखो SP माइनस CP, ये प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट का ही रेशियो लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 माइनस एक्स, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो 20, इसको इधर भेजूंगा, एक सेकेंड, ये भाई 5x है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगी ना, तो इधर आएगा 4x, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 5 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो 5 अगर x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो आप x हमने क्या माना था, CP माना था, CP हमारे पास 5 आ गया, और SP इनिशियली था क्या, 10 माना था हमने, तो 10 ही है। अब इसने पूछा कि प्रॉफिट ओरिजिनल क्या था, तो भाई 5 का प्रॉफिट हो रहा है, देखो ये रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, CP पे होता है प्रॉफिट, 5 पे हो रहा है, तो गुना 100%, यानी कि 100% ही आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, तो लैंग्वेज में नहीं फंसना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन वैल्यू होल्ड करता है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो रिडक्शन, देखो ये वाला क्वेश्चन भाई काफी रिपीटेड पैटर्न है, और अभी काफी CGL में भी काफी क्वेश्चन आए थे। इसका एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, पैट क्वेश्चन है, रट लो चाहे कुछ कर लो, सीधी एक लाइन में आंसर निकलेगा, कुछ नहीं करना हो, ठीक है। देखो क्या करना है, ये इसने बोला है कि 34% रिडक्शन हुआ इन द प्राइस ऑफ शुगर अनेबल्स अ कस्टमर टू परचेज 17 kg मोर
4 रुपीज। इस क्वेश्चन में कोई लूप होल नहीं है, जो मैं बताऊंगा ना ये बस लिख दो, कोई लूप होल नहीं, आंसर निकलना ही निकलना है, क्योंकि इसमें कुछ वैरायटी ऐसा बन नहीं सकती, ठीक है। या तो इनिशियल पूछेगा रिडक्शन, या आफ्टर पूछे, पहले का पूछ लेगा बस, ठीक है। तो देखो यहाँ 330 रुपये, मतलब इसने बोला कि रिडक्शन इतना हुआ, उसने अनेबल कर दिया कि मतलब जिसकी वजह से कस्टमर जो था 17 kg मोर खरीद पाया इतने पे। तो मैं ये बोलूँगा जो इतने पे, तो ये इसी की परसेंट की वैल्यू होती है, बस ये कैच है यहाँ पे कि 34%, मतलब 330 का 34%, ये जो है हमारे पास, ये 70 kg हम इससे खरीद पा रहे हैं। बात आ गई, यही लिखा है ना, देखो इतना मोर खरीद पाया इतने रुपए पे, रिडक्शन इतने का हुआ था, तो ये इतना परसेंट इसका इतने इसको खरीदने पे मजबूर कर देता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो यहाँ पे हमें 1 kg का पूछा है, देखो पर kg पूछा है ना, तो इसको 17 को डिवाइड कर देंगे बस यहाँ ऐसे करके, 1 kg का निकल के आ जाएगा फिर हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 1 kg का आ जाएगा निकल के, रब कर दूं इसको, 1 kg आ जाएगा निकल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से ये 0 से 0 कटा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये 17 2 जा 34 हो गया, ठीक है, और 6.6 हमारा आंसर हो गया। 10 से डिवाइड भी होगा ना, तो ये हमारा रुपीज आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप। पैट क्वेश्चन है, ये मेथड यूज करना, हमेशा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अगेन अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज देख के मतलब डरना नहीं है, पढ़ते जाओ करते जाओ सिर्फ, ठीक है। अ ट्रक कवर्स अ फिक्स डिस्टेंस, देखो कोई फिक्स डिस्टेंस है जिसको उसने 40 मिनट में कवर किया एट एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ से, देखो हमें टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा टाइम इंटू स्पीड करके। तो टाइम कितना है, देखो ये मिनट में है, इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर पर आवर है। इसको अगर 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 63, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 120 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखो उसने क्या पढ़ा है, ठीक है, लिखते जाओ और पढ़ते जाओ बस। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन इट नीड्स टू रीरूट इट, मतलब उसे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो डिस्टेंस था वो 10% से इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया। 10% इसका 12 होगा, तो 132 डिस्टेंस हो गया, 132 किलोमीटर हो गया अब, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। इफ द ट्रक नीड्स टू अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, अगर उसे टाइम पे पहुंचना है, मान लो कि 40 मिनट में ही पहुंचना है उसे अभी, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो देखो कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी, क्या दिक्कत है, 40। लेकिन ध्यान रखना ये मिनट्स में है, बस यही कैचिंग है, ठीक है। तो नीचे अब 60 आएगा तो 60 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये चेंज हो गया उसमें आवर में, तो ये 0 से 0 कटी, ठीक है, 4 3 4 3 6 3 जा 18 कैरी 1 6 3 जा 18 और 198 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज थी बस और कुछ नहीं था। 198, देखो ये मॉडरेट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एक नजर में देखा आप कर दोगे ऐसे ही कैसे ही, है ना, पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा 40-50 सेकंड का। तो ऐसे ही मॉडरेट क्वेश्चन करने चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है, यही बेनिफिशियल होते हैं। देखो हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका पता नहीं होता कि कौन सा आ जाएगा। मान लो आप सीजीएल के जो अभी आए हैं उनके टॉप 20 हार्डेस्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो हार्डेस्ट क्वेश्चन, मतलब मैं सही बताऊँ, हार्डेस्ट क्वेश्चन अगले हर बार अलग ही आते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिपीट होता नहीं है, हार्डेस्ट क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन रिपीट होते हैं ज़्यादातर, तो उनको करने में बेनिफिट रहता है और हार्ड क्वेश्चन भी बन जाता है अगर आपकी पकड़ है मॉडरेट क्वेश्चन पे अच्छी, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, 2 रनर है एक्स एंड वाई, ठीक है। इसने बोला है स्टार्ट करते हैं इतना किलोमीटर अपार्ट है, एक पॉइंट 480 किलोमीटर। देखो जैसे जैसे बोल रहा है लिख रहा हूँ मैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड रटा रटा फॉलो नहीं कर रहा, जो बोल रहा है लिखूंगा, ठीक है। एंड ट्रेवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड्स इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब मान लो एक्स इधर से इधर चल रहा है, वाई इधर से इधर चल रहा है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड जो है वो प्लस होगी, सिंपल है, जब एक दूसरे की तरफ आते हैं, ठीक है। दे मीट इन 6 आवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई, ये स्पीड मान लेता हूँ मैं, एक्स को स्पीड, वाई की स्पीड को वाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 480 डिवाइडेड बाय कितनी, 6, यानी कि 68 यानी कि 80। ये मैंने कैसे लिखा है भाई, देखो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इन्होंने 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो 80 आई, तो ये 80 रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, एक दूसरे की तरफ जब आते हैं, एक्स प्लस वाई तो होती है, दोनों की स्पीड का सम करोगे तो वही हमारा निकल के आया यहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करे, मान लो यहाँ से भी चल रहा है, ये यहाँ से भी चल रहा है, तो उस केस में 480 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, क्योंकि 24 घंटे में फिर उसके बाद मिलते हैं वो, ठीक है। मतलब ये यहाँ से नहीं चलेगा, सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको गलती से,
मतलब इन्होंने बोला है ना, देखो x की जो स्पीड है वो फास्टर है, मतलब यहीं से चला रहे हैं हम y को, लेकिन इस डायरेक्शन में चला रहे हैं। मैंने इधर से चला दिया वो गलती से, ठीक है, लेकिन y यहाँ से चल रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा ना, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो एक टाइम आएगा कि x y को पकड़ लेगा, है ना, मिल जाएंगे दोनों। ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, जैसे चोर पुलिस वाला कंसेप्ट होता है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो एक टाइम पे आके इसको पकड़ लेगा, सिंपल बात है। तो कितने घंटे में पकड़ लेगा? 24 घंटे में पकड़ लेगा। तो उस केस में रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो माइनस होती है। जब एक मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, और आ कितनी रही है वो? 20 आ रही है। देखो डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, तो ये आया हमारे पास 20। कुछ नहीं करना, अब यहाँ से इसने पूछी है वाई की बता दो, तो देखो निकाल लो, ये इससे कट गया, 2x की वैल्यू 100 और x की वैल्यू 50 आ गई। अगर x की वैल्यू 50 आ गई तो 30 आ गई हमारी y की वैल्यू, क्योंकि सम 80 है। खत्म। कहाँ है 30? ये रहा, सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मेंसुरेशन का ले लिया है भाई, इस तरह के काफ़ी सवाल आ रहे हैं मेल्टिंग वाले, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस इजी क्वेश्चन है ये, बस मैंने रख लिया क्योंकि अभी ट्रेंड में काफ़ी सबसे ज़्यादा मतलब यही पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये आपसे वॉल्यूम इक्वल रखवाते हैं और कुछ नहीं करना। देखो वॉल्यूम रखनी है इक्वल दोनों की, ठीक है, क्योंकि मेल्ट करके वॉल्यूम तो इक्वल आनी है। इसने बोला कि सॉलिड स्फीयर है, उसकी जो रेडियस है वो इतनी है ना। इसके लिए ना आपको देखो फॉर्मूला स्टेप्स पे होने चाहिए पहली चीज़। अगर फॉर्मूला वाली क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लो उसको, ठीक है। फॉर्मूला स्टेप्स पे रखोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। स्पेयर का क्या होता है वॉल्यूम? 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। पाई की वैल्यू भी रखी लेते हैं, इसको हटा देता हूँ, रुको यहाँ से, पाई की वैल्यू भी रखी लेते हैं क्योंकि वो दूसरी साइड क्यूब है ना, तो पाई से पाई कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्यूब है, कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का। कितने क्यूब बनेंगे वो पूछा है, तो n इंटू ए क्यूब वॉल्यूम होती है क्यूब की, ए क्यूब, तो यानी कि 8, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है हमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो पहले तो ये 3 7 जा, और 7 से भाई 7 कट गया, ठीक है। उसके बाद 2 2 2 11, सॉरी ये 2 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 2 4 जाए 2 2 11, ठीक है, और ये 4 से 4 कट गया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 441। अब आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, बेनिफिशियल होते हैं वो, ठीक है, ऐसी जगह पे काम आते हैं स्क्वायर्स। 50 तक स्क्वायर बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, मुझे 50 तक बिल्कुल अच्छे से याद है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना होगा? 4 41 1 5, ठीक है, 8 और 4 4 5 8 1, n की वैल्यू आ गई हमारी। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको देख लेना, ठीक है। बस वॉल्यूम इक्वल रखनी है और कुछ नहीं करना होता इनमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भाई इस आज की जो हमारी क्लास है ना, उसका सबसे अगर मैं बेस्ट क्वेश्चन बोलूँगा तो ये है वो, ठीक है। स्टार मार्क किया हुआ है मैंने, 1 2 और है शायद से ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पहली बारी में क्लिक हो सकता है ना करे, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो हाँ एक सेकेंड, मैं यहाँ सर्कल बना देता हूँ एक, ठीक है। देखो मैंने यहाँ बनाया एक सर्कल, ध्यान से देखना, आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ो आराम से। इसने बोला है कि भाई एक CD टेंजेंट है, एक CD टेंजेंट है, ठीक है, CD टेंजेंट है, मान लो मैं ऐसे बना रहा हूँ टेंजेंट, ठीक है, CD यही सोच के लिखेगा बंदा, है ना। मतलब टू अ सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस 88 सेंटीमीटर। अब पहले तो देखो यहाँ से 88 सेंटीमीटर है, तो इससे जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास? रेडियस आएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 पाई r इज इक्वल्स टू 88 होगा ना, 22 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है, और 2 से उधर कट जाएगा 2, हाँ 14 आएगी, ठीक है। याद है वैसे तो, डायरेक्ट कुछ वैल्यूज डायरेक्टली याद रख लिया करो कि सर्कमफेरेंस जब 88 होती है तो क्या रेडियस होती है, ईजी बढ़ता है उससे, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस 14 निकल के आ गई इसकी, तो हमारे पास रेडियस 14 आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर है O। स्लो इसलिए बढ़ा रहा हूँ इसको क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसने बोला है कि भाई OC कट्स द सर्कल एट P। देखो अब मेरी बात यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे तुम, अगर यहाँ पे तुम इस तरह से लाइन खींचोगे, तुम कहोगे यार ये OC तो कट ही नहीं कर रहा P पे, ये कहाँ कट करेगा? तो इससे तुम्हें क्लियर होना चाहिए, यहाँ से तुम्हें क्लियर होना चाहिए। देखो आज के बाद अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो हो जाएगा, ये हमें लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी भाई, C यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में कि C यहाँ पे होगा। अब क्यों होगा C यहाँ पे? उसका लॉजिक ये है कि अगर मैं C यहाँ रख दूंगा तो OC कट नहीं कर पाएगा, लेकिन OC देखो यहाँ से कट कर सकता है भाई। देखो अगर मैं यहाँ से ऐसे कर दूं ना तो ये अब कट कर देगा, देखो OC कर दिया ना कट। कहाँ पे कट कर रहा है? देखो P पे कट कर रहा है, तो ये P पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ से कहीं कट नहीं कर सकता। OC तो डायरेक्ट ही हो गया, तो कट कहाँ करेगा? कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा उसका। तो ऐसे केसेस में इसको एक्सटेंड कर देते हैं टेंजेंट को, ठीक है।
आगे से याद रखना, इस टाइप की फिगर को अच्छे से दिमाग में बैठा लो अपने, ठीक है। अब इसने बोला है कि भाई वाइल ओडी कट्स द सर्कल एट वी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये हमारा सर्कल है। अब इसने ओडी यहाँ पे देखो कट किया, कहाँ पे, वी पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये पी। उसके बाद बोला सी ओ डी, मतलब सी ओ डी ये वाला जो हमारा है ये 90 डिग्री है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्सटेंड करने वाला, एग्जाम में नहीं फंसेगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा देखो मैंने करा दिया, ओहो ये तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे और स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। किसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो उसको क्लिक होगा ये, है ना, आगे से इसको ध्यान रखना। तो लेंथ ऑफ पीसी ये जो लेंथ है हमारी 6 सेंटीमीटर। अच्छा देखो हमारे पास रेडियस तो 14 आई गई थी, तो ये तो 14 हो गई, ये 6 हो गई, ये टोटल 20 हो गई, मतलब ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सी ओ की वैल्यू है वो हमारे पास 20 आ गई निकल के, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस प्लस 6 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है देखो व्हाट इज द हाफ ऑफ सी डी, मतलब इस सी डी का, इस वाले सी डी का पूरे का हमें हाफ निकालना है। तो इफ ओ डी एक्सीड्स ओ सी बाय 1 सेंटीमीटर, देखो हमने ओ सी तो निकाल लिया था, यानी कि इसने बोला है कि जो ओ डी है, ओ डी ये जो ओ डी है 1 सेंटीमीटर से एक्सीड कर रही है, यानी कि ओ डी हमारे पास 21 आ गया, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये 20 है, ये 21 है, तो क्या तुम्हें ये 29 नहीं दिख रहा? क्यों सर, ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट कब करवाए मैंने भाई? फॉर्मूला क्लास में करवाए हैं, ठीक है। तो वैसे भी कर रखे होंगे आपने, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। खैर 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है, तो ये जो सी डी हमारे पास है ये पूरा 29 आ गया, ठीक है। अब ये भाई क्या बोल रहे हैं कि भाई अब हमें सी डी का हाफ बताना है, तो इसका हाफ कर दो भाई, कितना हो जाएगा? 14.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 14.5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। आई होप अच्छा लगा होगा सवाल ये, ठीक है। CHSL में आया हुआ सवाल है, बट ये थोड़ा ऐसे सवाल जो है ना कंसेप्चुअल क्लियरिटी करते हैं कि हाँ ठीक है, टेंजेंट को हम इस तरह से भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। तो अगेन भाई देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, CHSL में भी आ चुका है ना, CGL मेंस में भी आ चुका है, काफ़ी पैट क्वेश्चन है, रखा आता है हर बार। तो देख लेते हैं। देखो इसने बोला है द सर्कल ऑफ मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच, दोनों की रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है दोनों सर्कल्स की रेडियस, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ से मैं इसको ऐसे मिला दूँ इस तरह से, ठीक है, आराम से समझेंगे, एक बार कर लो, अगली बार हमेशा याद रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे ये कर दिया हमने ऐसे करके, यहाँ पे ये मिला दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और ये हमारी हो गई भाई कॉमन कोड, ओके। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको सी नाम दे देता हूँ, इसको डी। जब फिगर बनाता हूँ ना तो बेशक स्पीड तेज कर सकते हो, ठीक है। अब इसने बोला देखो ये वाली 7 है, ये 7 है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और भाई साहब कॉमन कोड भी इसने 7 की बोल दी, यानी कि ये तीनों इक्वल हो गई। तो इक्वल, जब ये ट्राइंगल में इक्वल तीनों साइड हैं, तो क्या ये 60 डिग्री बन गया? तो क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि CAD जो हमारे पास है वो, और ये भी दोनों, है ना, दोनों CBD एंड CAD इक्विलेटरल बन गए, क्लियर है। यानी कि ये वाली जो बीच के एंगल है ये 60 डिग्री हो गए, है ना। आगे चलते हैं। अब इसने बोला है व्हाट इज द कॉमन एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। देखो कॉमन एरिया क्या है, ये दिख रहा है यहाँ से, ये सारा जितना भी है, ये वाला, ये ऐसे करके जितना भी है एरिया, ये कॉमन एरिया है इसके बीच का, मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है। इसको मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, कि मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसे करके ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये आगे चल के ऐसे हमारी आइसक्रीम सी बन रही है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। देखो मैंने ये बनाया उठा के, यहाँ से ये ऐसे करके ये बनाया पूरा उठा के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 डिग्री है, ये हमारे पास 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। अब तुम देखो मैं सिर्फ ये एरिया निकालूंगा, ये मेरा ये वाला मार्कर दिख रहा है ना, ये जो ऐसे चल रहा है, देखो इसको यहाँ ले जा रहा हूँ मैं, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला मतलब ये वाला एरिया निकालना है, समझ में बात आ रही है ना। और एक निकाल लिया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा भी आ जाएगा। हमें देखो यही तो निकालना है, ये वाला एरिया, तो ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ये जितना दिख रहा है ये वाला, ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो ये निकालना है सिर्फ, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास C है और ये हमारे पास D है। अब देखो इसका कैसे निकलेगा, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलता है, मैंने वैसे करवा रखा है फॉर्मूला वाली क्लास में अपनी। इसमें क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारा पूरा है ना, ये देखो पूरा सेक्टर ही तो है एक तरह से, ये वाला जो पूरा चल रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके, देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है। तो शेडेड रीजन का जो एरिया निकलेगा वो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। इस तरह से हमारा शेडेड रीजन निकलेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा भाई, थीटा अपॉन 360 यानी कि 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है हमारे पास 49 हो गया क्योंकि आर 7 है, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ एडीसी कैसे निकलेगा, पता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी पीछे बता के आया हूँ, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए क्या है हमारे पास 7 है, यानी कि ये भी इंटू 49। अब तुम यहाँ ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ये नीचे 6 टाइम चला गया, तो देखो 49 यहाँ से कॉमन आ रहा है ना, 49 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा नीचे, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ π/6 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, √3/4 बचेगा, ठीक है। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो शेडेड रीजन हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 98 π/6 इंटू 2 करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है, π/6 माइनस √3/4 आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। हमें इस फिगर को ध्यान से देखना है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, ये शेडेड रीजन निकालने के लिए हमने सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया और उसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक निकला था तो दूसरा भी निकल जाएगा, तो ये पूरा इंटरसेक्शन का एरिया आ जाता है, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट था, चलो आगे चलते हैं। चलो इस वाले सवाल को देख लो भाई, ये बोल रहा है, अच्छा ये मैंने क्यों लिया, देखो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन ईजी बेशक है पर इसमें एक चीज सिखाने वाली है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, जिसमें भी कुछ सिखाने का होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब मुझे एक बात बताओ, सिलेंडर का जो वो होता है क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, रिकॉल करो, और उसके बाद मुझे बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना होगा, 2πRH। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि हाँ ये 2πRH तो एज इट इज लिख दो, प्लस दोनों बेस एरिया ऐड कर दो, 2πr², एक बेस एरिया πr² होता है तो 2πr² हो गए। अब तुम मुझे बताओ इसमें यही चीज तो एक्स्ट्रा आ रही है, इसने यही तो पूछा है डिफरेंस बता दो कर्व्ड सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में, तो मैं क्यों अलग अलग कैलकुलेट करूं और उसके बाद उनका डिफरेंस लूं कि पहले ये निकाल रहा हूं फिर अलग से ये निकाल रहा हूं। भाई मैं डायरेक्ट इसी की वैल्यू निकाल दूंगा, क्यों, है ना, 22/7 इंटू कितना पूछा इसने, 14 × 14, बात खत्म, ठीक है। देखो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना हमें यहाँ पे एच की, ये लेंथ वेंथ वाले की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें इसकी। देखो 7 2 और 28 × 4 करूंगा मैं, 4 8 32 कैरी 3 4 2 8 9 10 11 112, तो 2 3 2 1, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया, है ना, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि हमें 2πr² की वैल्यू निकालनी है, अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि यही डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हर वीडियो में मतलब हर क्वेश्चन में कंसेप्ट है, देखो इसको भी बताता हूँ, देखो इससे भी 2-3 कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे। इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास फिगर है, ऐसी फिगर मैं करवा चुका हूँ फॉर्मूला में, याद हो तो ये टेंजेंट आती हैं 2, है ना, PA एंड PB इक्वल होती है, ये भी सबको पता होगा। उसके बाद इसने बोला APB जो है, APB ये वाला जो एंगल है हमारे पास वो 40 डिग्री है। ऑप्शन मैंने नहीं दे रखे क्योंकि बस कंसेप्ट सिखाने के लिए रखा है सवाल, ठीक है। AM = BM है, AM = BM है, मतलब ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल है, ठीक है सर। उसके बाद ये बोल रहा है हमसे कि AMB बताओ भाई क्या होगा, AMB हमें बताओ क्या होगा, ये निकालना है हमें। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें बताया था अगर ये 40 है तो ये 140 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा सर, क्योंकि भाई ये 180 डिग्री होता है इन दोनों का आमने सामने का, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसे मिला दूं इस जगह पे, तो अब तुम मुझे बताओ यहाँ देखा कितना कंसेप्ट लगेंगे। पहला कंसेप्ट तो ये लगा कि 40 है तो 140 होगा। दूसरा कंसेप्ट ये लगेगा कि कोई भी ये जो आर्क है यहाँ पे, आर्क की तो है, ये अगर सरकम उस पे सेंटर पे 140 डिग्री बना रही है, तो मतलब सर्कल पे जो कोई आर्क है ये सेंटर पे 140 डिग्री बना रही है, तो ये सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगी, इसका आधा ही तो बनाएगी, यानी कि ये एंगल 70 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, है ना। इधर 2 थीटा बनता है, यहाँ थीटा बनता है सरकमफेरेंस पे। अब ये देखो ये क्वाड्रिलेटरली तो बन गया एक तरीके से हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये वाला। इसको अगर मैं मान लो F नाम दे देता हूँ, तो ये FAMB जो हमारे पास है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो आमने सामने की जो साइड्स का सम है वो 180 डिग्री होगा। तो भाई ये जो मेरे पास निकल के आएगा AMB, ये 110 डिग्री ही तो निकल के आएगा आंसर।
आई होप दिस इज क्लियर। ये सामने ये 140, ये ऊपर बनेगा 70, ये आमने सामने 180, बस कुछ नहीं और, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हो गया होगा वो कंसेप्ट भी क्लियर। अब देखो ये वाला SICI भाई काफ़ी पूछी जा रही है सब क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में, इसको भी देख लेते हैं। देखो ये बोल रहा है कि SI एंड CI, ठीक है, ओन अ सर्टेन सम फॉर 2 years विद द सेम इंटरेस्ट रेट, है ना, आर इतना, मतलब SI जो है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 2 year के लिए की बात हो रही है यहाँ पे, वो 270 है, और CI जो है वो 297 है। खुद दिमाग लगाओ, चलो क्या करोगे तुम इसमें, है ना, बताना मुझे, अपना मेथड बताना किस मेथड से करोगे इस सवाल को, उसके बाद मेरा देखना। देखो एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि भाई कुछ हमें दे नहीं रखा, समझ में नहीं आ रहा किस तरह से निकालें सम, है ना। सम निकालने के लिए हमें पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं तो करूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ये नॉर्मल इंसान सोचेगा, ऐसा कोई ट्रिक व्रिक जिसे नहीं आती, ठीक है। तो उस केस में तुम एक दिमाग ये लगा सकते हो कि भाई जो SI होता है वो हर साल का इक्वल होता है, इसका मतलब हमें पहले साल में भी 135 मिला होगा और दूसरे साल में भी 135 मिला होगा। ये क्लियर है नहीं है? SI तो इक्वल मिलता है ना, CI बदलता है हर साल, थोड़ा थोड़ा ऐड। तो देखो पहले साल तो CI भी 135 ही मिलता है, ये बात से एग्री करते हो कि पहले साल का SI और CI तो बराबर ही होता है, अगली साल में जुड़ जाता है वो। तो देखें जरा कितना जुड़ा है, देखो इसको अगर मैं 135 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 2, 6 और 162। ये 162 जो हमारे पास, देखो 135 तो है ही, साथ में ऐड कर दिया, कितना एक्स्ट्रा है इसमें से, अगर 35 माइनस करोगे तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 15, 25 और 27, है ना, 27 आ गया ये, ठीक है। ये 27 एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास। अब तुमने अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, देखो ये इस साल का CI है हमारे पास, ये अगले साल का CI है, ठीक है। CI की बात कर रहा हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो जो ये इंटरेस्ट इस पे आता है ना, इस पे, और जो इंटरेस्ट यहाँ पे आता है, इसके लिए ये प्रिंसिपल हो जाता है इंटरेस्ट। बात आ गई समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 27 जो है, जो एक्स्ट्रा मिला है ना हमें, वो किस पे मिला है, वो 135 पे ही तो मिला है। ये कैचिंग पॉइंट है, बस ये पकड़ना है यहाँ पे, ठीक है, कि जो हमें 27 इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला है वो 135 पे ही तो मिला। एक तरीके से प्रिंसिपल का ही काम करेगा इसके। ये हमें किस पे मिला ये एक्स्ट्रा? ये एक्स्ट्रा आता क्यों है CI में? इसलिए तो आता है कि जो ये एक्स्ट्रा हमारे पास इंटरेस्ट आया है वो ऐड हो जाता है उसमें। बात आ गई ना समझ में? अगली साल में वो ऐड होके उस पूरे पे लगता है फिर CI, मतलब पूरे पे लगता है वो इंटरेस्ट, तो पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो हमारे पास है इस पे ये एक्स्ट्रा जो मिला है हमें, ये इसी पे तो मिला एक्स्ट्रा 135 पे। तो ठीक है, इसका 100% हम, मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, इतना वो मिला है इंटरेस्ट, किस पे मिला है, 135 पे मिला एक्स्ट्रा, तो इसको निकालेंगे। देखो इंटू 5 और ये 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 20% आ गया, ठीक है। अब तुम्हें एक बात पता होगी, यहाँ 2 साल की बात हो रही है, ठीक है, तो 5 से कोई वैल्यू मतलब 6 हो रही है। देखो 1 साल का है ना, 5 से 6 हो रही है, फिर 5 से कोई वैल्यू 6 हो रही है। अब तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे तो कोई वैल्यू 25 से 36 हो रही है, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं कि 40% हो गया 2 साल का, तो ये जो 140% की वैल्यू 100 की निकाल दो। बट मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि 5 से 6 हो रही है, 5 से 6 हो रही है, इसका मतलब ये है, यानी कि 25 से कोई चीज़ 36 हो रही है, तो इसका मतलब ये जो 270 है वो क्या है, वो किसकी वैल्यू है। देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जो ये 20% हमारा निकला है क्या है, ये 135% की वैल्यू तो है 20। ये भी कर सकते हो तुम यहाँ पे कि भाई ये जो 135 हमारा था इंटरेस्ट, ये 20% ही तो है, मतलब 20% इंटरेस्ट में लगा रहा हूँ किसी पे, तो 135 रुपये मुझे मिल रहा है, तो 135 रुपये 20% की तो वैल्यू है, 100% की हमें निकालनी है, तो इंटू 5 और इज इक्वल्स टू 675 रुपीज़, ठीक है। या फिर यहाँ से कर सकते हो कि ये जो 270 की वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये कितना है, ये 11 है, 11 ही है ना। अच्छा इस CI की बात कर ली मैंने, ये 297 है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे 297 है, ये CI के उससे बताया मैंने। यहाँ तो देखो मैंने SI के उससे बता दिया कि ये ठीक है भाई इस तरह से ये 20% की वैल्यू हो गई है ना, ये मैं तुम्हें यहाँ बता रहा था CI के उससे, तो मैंने गलती से ये वाला पहले वाला लिख दिया था, दूसरे वाला मिला है ना मैं CI पे 297, तो ये मिला है देखो CI पे। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 11 की वैल्यू है, हमें चाहिए कितने की, 25 की चाहिए, तो 11 2 जा 22, ठीक है, 11 7 जा 77, तो इसकी मल्टीप्लाई जब तुम इसमें करोगे तो हमारे पास वही आएगा निकल के 675, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, कंसेप्ट क्लियरिटी देना चाह रहा था मैं, ज़्यादा ही इसमें मतलब घुसते चले गए, चलो खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। 1 एंगल ऑफ अ हेक्सागन, देखो मैंने यहाँ पे पॉलीगन का कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर लिया। अच्छा एक बच्चे का कमेंट आया था कि भाई पॉलीगन नहीं करवाया मैंने फॉर्मूला में,
हाँ तो भाई वो रह गया था, मैं 2 घंटे के अंदर रखने की कोशिश कर रहा था। अगर आप बोलोगे ठीक है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर आपको पॉलीगन करवाना है या फिर कोई अदर टॉपिक करवाना है, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था कि इंग्लिश के जो मतलब न्यू ईडियम्स हैं आ रहे हैं अभी एग्जाम्स में 2025 में, उसका एक लेक्चर ले लूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को भी साथ साथ में मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो बताना या इंग्लिश का लेक्चर चाहिए या फिर पॉलीगन्स का लेक्चर चाहिए, ठीक है, जो भी या दोनों चाहिए, कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। इसकी बात करते हैं पहले। इसने बोला है 1 एंगल हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? 6 साइड्स इसकी होती हैं, ये तो क्लियर है। पेंटागन 5 साइड वाला होता है, ठीक है। हेप्टागन 7 साइड वाला, ऑक्टागन 8, ठीक है। तो देखो इसने बोला है कि एक एंगल तो उसका 110 है, ठीक है। उसके बाद बोला जो रिमेनिंग 5 एंगल्स हैं वो इक्वल है। पहले आप ये बताओ टोटल इंटीरियर एंगल्स अगर मुझे निकालने हो किसी भी पॉलीगन के तो मैं कैसे निकालता हूँ? n माइनस मतलब सम, इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो किसी भी पॉलीगन का, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, ठीक है। इसमें हमारे पास n की वैल्यू 6 है तो 4 × 180 आ गया। तो जो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 720 डिग्री आ गया मेरे पास। आ गया नहीं आ गया? तो इसमें एक एंगल तो हमें गिवन है, इसको निकाल दो 0, 1, 6। बाकी 5 बचे हुए एंगल ये हैं हमारे पास। अब ये बोल रहा है कि ये पांचों इक्वल है, तो मेजर बता दो इन अदर एंगल्स का। तो देखो पांचों इक्वल है तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 और 5 2, तो मेरे पास 122 डिग्री एक एंगल आ गया। और इसने वही पूछा है कि अदर एंगल्स के सम क्या है। 122 के हैं बाकी पांचों के पांचों, ठीक है। 122 122 122 इस तरह से, ठीक है। और टोटल सम कितना है? 720। चाहिए वो पॉलीगन पे डिटेल्ड वीडियो तो बता देना, बना दूंगा मैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसको देखते हैं, बने रहो भाई एंड तक वीडियो के, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल भी हैं आगे, 2x पे देख लो चाहे, बट देख लेना पूरी। मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन भी ले लिया है। देखो इंस्टॉलमेंट में हमेशा एक चीज़ याद रखना, डेप्ट बराबर डेप्ट, ठीक है। डेप्ट को डेप्ट के इक्वल रख लो, बात खत्म हो जाती है। क्यों? हमें डेप्ट 2 तरीके से दी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं मतलब पूरा कंसेप्ट तो नहीं बता सकता ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट का, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि डेप्ट बराबर डेप्ट हमें रखना होता है। देखो ये डेप्ट ही दे रखी है इसने डायरेक्टली, ये डायरेक्टली यहाँ पे डेप्ट ही आ गई मेरे पास, निकल गई। लेकिन एक दूसरे तरीके से हम डेप्ट निकालते हैं, वो क्या होता है कि पहले देखो ये इसने पूछा है 3 साल का पूछा है ना, तो मान ले तो इंस्टॉलमेंट पहले साल की 100 है, दूसरे साल की भी 100 है और तीसरे साल की भी 100 है, तो टोटल 300 है। लेकिन इस पे ये जो इंटरेस्ट लग रहा है ये भी लगेगा, तो इस पे तो कुछ नहीं लगेगा पहले साल पे। यहाँ पे +4 लग जाएगा, 4% है क्योंकि इस पे दोनों पे लग जाएगा, इन दोनों पे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। इन सारों को ऐड करते हैं जब हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 312। तो भाई ये अदर तरीका होता है एक डेप्ट निकालने का, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट्स में ये इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो हमारा डेप्ट आ जाता है, बात खत्म। तो ये 312 की वैल्यू है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। इसने पूछा है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट बताओ, जो हमने 100 मानी थी ना उसकी वैल्यू पूछी है इसने, तो इंटू 100 कर देंगे बस। ये होता है कंसेप्ट डेप्ट बराबर डेप्ट का, ठीक है। तो देखो डेप्ट मतलब डेप्ट ये इससे भी निकली, उसको देख लिया हमने, उसके बाद यूनिटरी मेथड से कर देंगे। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा हमारे पास? 313, ठीक है। 10 30 पे चला गया, 30 32, ठीक है। उसके बाद 2 7 जा 15, हाँ तो 17 टाइम्स लगभग जाएगा ये, तो 1700 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं। इंस्टॉलमेंट करनी हो तो वो भी बता देना, करवा दूंगा। इसको देख लेते भाई, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर कोई फंसा तो अगड़ा ही फंसेगा इसमें। देखो इसने क्या बोला, पेरीमीटर राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल का। ये हमारे पास राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है जिसमें ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये a√2 हो जाएगी। ये सबको पता है ना, a² + a² = ये होता है, तो ये मतलब ये x मान लो x², तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ये 2 a का स्क्वायर हो जाएगी, तो √2 तो अंदर रह जाएगा, a बाहर आ जाएगा बस, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिखा यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि भाई इसका जो पेरीमीटर है, मतलब अगर मैं इसको प्लस करूं तो 2a प्लस कितना आ गया हमारे पास? a√2। पेरीमीटर हमारे हिसाब से ये है, लेकिन इसके हिसाब से जो पेरीमीटर है वो ये है, दिख रहा है आपको? मैं 2 मेथड बता देता हूं इसके। ये पेरीमीटर दिखा, कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं मान लो यहाँ पे √2 कॉमन ले लूँ, √2a कॉमन ले लूँ, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे a है, तो a इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 को देखो अभी दिखाता हूँ मैं √2a कॉमन ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ये √2 × √2 ही तो लिखा है एक तरीके से,
√2 इंटू √2 ही तो है, तो √2a यहाँ से ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, √2 बचा इधर एक, और ये पूरा ही कॉमन आ गया था, तो यहाँ पे 1 बचा। तो यहाँ पे कितना आया 17 √2 + 1। अब यहाँ आप देखोगे तो ये चीज़ इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगी। तो a की जो वैल्यू भाई मेरे पास आ गई वो 17/√2 आ गई। ये बात आपको क्लियर है नहीं है, मुझे सिर्फ इतना जानना है, ठीक है। ये हमारे पास 17√2 आ गया, 17/√2, ये हमारे पास 17/√2 आ गया। अब यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं, वो मैं दोनों बता देता हूँ। मेथड वन आप कर सकते हो ½ इंटू बेस 17/√2 इंटू हाइट 17/√2। इससे जब आप आंसर निकालोगे तो आपके पास 289/4 आ जाएगा, जो कि होता है 72.25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। एक अदर मेथड है, जब मैं अगर आपने मेरी फॉर्मूला वाली क्लास की होगी तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हमें हाइपोटेनियस गिवन हो तो हम h²/4 करके आंसर निकाल लेते हैं अपना एरिया, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं हाइपोटेनियस निकालने चाहूंगा तो a√2 होती है, a√2, तो देखो √2 से √2 कट जाएगा, तो जो मेरे पास हाइपोटेनियस आएगी वो 17 आएगी, है ना। यहाँ √2 से √2 कट जाएगा ना, a√2 है ये, तो 17 आएगी, तो यानी कि 289/4 आ वही गया निकल के जो यहाँ आया था। तो ये भी 72.25 हमें आंसर दे देगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, चलो आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं भाई। ये भी काफी, मतलब देखो, अगर तुम भाई पढ़ चुके हो ना इलेक्शन वगैरह, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तुम शुरू से लैंग्वेज पढ़ो और उसमें देखो कंफ्यूज हो जाओगे एक टाइम पे जाके, एग्जामिनेशन में खासकर, तो इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। इसने बोला है एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है सर, 15% तो जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है, यानी कि 85% ने पार्टिसिपेट किया। इसका ऐसा दिमाग चलाएगा कोई, फिर सोचेंगे कि भाई 94 जो वोट्स हैं वो डिक्लेयर इनवैलिड हो गई। अब इन्हीं में भी फंस जाएगा इंसान कि भाई ये क्या हो रहा है ना। आगे से करना है ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वुन बाय अ मार्जिन ऑफ 830 वोट्स। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो नहीं फंसोगे। अगर तुम शुरू में ही दिमाग लगाने लगे ना कि भाई 100% है, ये है, वो 85 होगा, ये हो गया, इसमें से ये चले गए, पता नहीं, तो भाई भसड़ सी मच जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, यहां से ध्यान से देखो एक बार पूरा क्वेश्चन, इसलिए पढ़ लेना चाहिए पहले। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वुन बाय अ मार्जिन ऑफ इतना, यानी कि देखो 60% तो मिले विनर को, वैलिड वोट्स की बात हो रही है, वैलिड वोट्स की, ये ध्यान रखना। तो जो मतलब लूजर है बी मान लो, तो उसको कितने मिले होंगे, 40% मिले होंगे वैलिड वोट्स के, है ना। अपने आप में ये तो 100% ही होंगी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 20%, उसी की तो वैल्यू गिवन है हमें, ये 838, ये 20% की वैल्यू है, ठीक है। अब हमसे भाई ये इसकी निकली, तो ये मेरे पास देखो वैलिड वोट्स आ गए निकल के, नहीं आ गई, मुझे बस इतना बता दो। चलो निकाल देते हैं वैलिड वोट्स, इससे ये काटा, ठीक है, 2421, ठीक है, और 29, यानी कि ये मेरे पास जो निकल के आ गई हैं भाई, वो क्या आ गई निकल के, वैलिड वोट्स निकल के आ गई हैं। लेकिन आप ध्यान से देखो एक चीज, इसने बोला कि इतने, अब देखो पीछे से चल रहे हम, इसने बोला इतने वोटर्स जो थे वो डिक्लेयर कर दिए थे इनवैलिड, तो इनको भी मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। देखो कितना आ गया, 4 18 1 2, तो 4284 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसने बोला है कि भाई ये तो जो थे, ये मेरे पास टोटल वोट्स आ गए जो रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड, वैलिड और इनवैलिड प्लस, वैलिड प्लस इनवैलिड, ठीक है, दोनों है। ये इनवैलिड हमने ये वाले ऐड कर दिए और वैलिड हमने निकाल लिए थे, ये वैलिड वोट्स हैं, मतलब ये इनवैलिड प्लस वैलिड है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, ये वैलिड प्लस इनवैलिड है, बात खत्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने बोला है कि 15% वोटर्स जो थे उन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया था, लेकिन 85% ने तो किया था, तो ये वही 85% की वैल्यू है इंटू 100, ठीक है। इसको काटूंगा मैं अगर, तो 5 से 17, ये 5 से 20, अगर इसको काटूं 17 2 जा 34, ठीक है, और 17 2 जा 34, ठीक है, और 17 5, ठीक है, और 17 2, है ना, ये आ जाएगा। तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटू 2 अगर मैं इसमें करूँगा कितना बनेगा, 504, तो 504 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5040। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले हम, वैलिड वोट्स निकाल लिए पहले हमने, उल्टा चले इस क्वेश्चन में, ये सीखने वाला था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ये भी भाई काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें भी थोड़ा सा लैंग्वेज में अगर आप क्वेश्चन इसको देखोगे ना एग्जाम में, तो पहली बारी में स्किप कर देना ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि फंसा देते हैं काफी बार ये, मतलब इतने
वो नहीं है कि हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब वो होते हैं ना वेरी ऑफन वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा चेंज अगर हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है एग्जामिनेशन में। घर पे बैठ के तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, ठीक है। चलो देख लेते हैं सवाल को। देखो इसने बोला है कि एक बोट ने 28 घंटे लिए ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। ए टू बी गए हम और इसने इतना लिया टाइम। अब ये बोल रहा है कि भाई मिड वे बिटवीन ए एंड बी, इसको सी बोला इसने। ये बोला यहाँ से तो देखो यहाँ तक गया ऐसे करके, फिर उसके बाद ये जो था कम बैक आया, लेकिन केवल सी तक। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक आया, ये डाउन स्ट्रीम गया और ये अप स्ट्रीम गया, ठीक है। अब इसने बोला है कि वेलोसिटी दे रखी है स्ट्रीम, यानी कि वाई दे रखा है हमें 6 किलोमीटर पर आवर, जो दे रखा है लिखते रहो। एक्स दे रखा है उसके बाद 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये बोल रहा है डिस्टेंस बता दो भाई ए और बी के बीच में कितना होगा। या तो तुम ऑप्शन पुट कर करके देख लो भाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको मान लेते हैं हम, जो पूरा है ये मान लो ये पूरा डिस्टेंस है 2d, ताकि डी में टूट जाए इसलिए मान लो, वरना डी मानोगे तो d/2 करना पड़ेगा, उससे बेटर है डी में तोड़ के टोटल डिस्टेंस को 2d मान लो, ठीक है। अब देखो वो गया भाई मतलब 2d डिस्टेंस गया पहले, एग्री करोगे कितने घंटे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितने घंटे लगे उसको ये इतना डिस्टेंस कवर करने में, 28 घंटे लगे डाउन स्ट्रीम में। बात आ गई समझ में, 28 घंटे लगे उसको, ठीक है। उसके बाद वो भाई बोलता है कि भाई कहाँ गया ये आगे, देखो डी, एक सेकंड 28 घंटे लगे, इसको थोड़ा सा रब करो भाई, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा रब करेंगे, दोबारा करते हैं यहाँ से। ये गलती से मैंने टाइम लिख लिया नीचे, टाइम यहाँ से मैंने इस फॉर्मूला को देख के यहाँ से टाइम लिख लिया, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमें स्पीड लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये जो टाइम है ना ये टोटल टाइम है। किसका टोटल टाइम है, ये खाली डाउन स्ट्रीम का टाइम नहीं है। मैंने आगे पढ़ा तो देखा मैंने कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने का और यहाँ से यहाँ तक आने का, ये टोटल टाइम गिवन है हमको 28 घंटे, ठीक है। तो ये 28 घंटे इक्वल किसके होंगे ये लिखना है। मैंने सोचा कि 28 घंटे में ट्रेवल किया डाउन स्ट्रीम उसने, बट आगे देखा तो ये 28 घंटे उसको टोटल में लगे हैं, ठीक है। कोई नहीं, रो वीडियो वैसे भी, चलो देखते हैं। ये डी देखो यहाँ पे पहले 2d गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x + y होती है, नहीं होती है ना, तो ये 15 हो जाएगी, ये इसका मतलब यहाँ पे आएगा 15। देन प्लस ये d डिस्टेंस आया, लेकिन कब, अप स्ट्रीम में आया, तो अप स्ट्रीम की क्या होती है x - y, वो कितनी है 3 होगी, माइनस कर दो तो यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पे कितना 15, एलसीएम ले लेंगे तो 2d + 5d, ठीक है। 28 इज इक्वल्स टू, तो आप यहाँ पे देखोगे 28 इज इक्वल्स टू 7d/15, तो d की जो वैल्यू आ जाएगी 74 है ना, ये कट गया, d की वैल्यू 60 आ गई। अब 60 मार्क नहीं कर सकते क्योंकि 60 तो है ही नहीं ऑप्शन में, बट होता तो काफी लोग कर देते है ना। मार्क करेंगे हम 120, क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमने 2d माना है जो 120 आएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, अच्छा लगा वो क्वेश्चन। आज थोड़े से मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। चलो आगे चलते हैं। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। यूनिवर्सल मेथड बता दूंगा जो आपको लगेगा कि हाँ रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन का मतलब ऐसे मेथड्स बताने में फ़ायदा, जो 1-2 क्वेश्चन तो देखो ऐसे होते हैं जिनमें रटना पड़ेगा, बट सब में नहीं, है ना। इसको देखते हैं, जैसे बोलेगा वैसे लिखूंगा, देखना। इसने बोला एक आर्टिकल सेल करा 10% लॉस पे, हम कितने, मतलब कोई आर्टिकल वो 10 का, मतलब 100 का मान लो या 10 का मान लो, चलो 10 का मान लेते हैं। उसने सेल करा 9 पे, तभी तो 10% का लॉस होगा, है ना। ये रेशो लिखना तो आता होगा। अब ये बोल रहा है कि अगर वो 30% लेस में कोई प्राइस पे मतलब उसको बाय करता, मतलब इसको x मान लेते हैं। इसने बोला कि अगर मैं इसको 7x पे बाय करता -30%, है ना, तो 70% पे बाय करता, -30 करेंगे तो, ठीक है। तो इतने पे अगर मान लो बाय करता तो उस और एंड सेल करता इतने कम प्राइस पे, ठीक है, -26, ठीक है ना, -26 इतने प्राइस पे, ये क्योंकि रियल वैल्यू है तो रियल वैल्यू हम ऐसे ही माइनस करेंगे, है ना। 9x माइनस, ये x मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे आगे रियल वैल्यू दिख गई थी, समझ रहे हो ना, क्यों ली मैंने रियल वैल्यू, इसीलिए ली। अगर यहाँ पे मुझे परसेंटेज ही दिखती ना कि ये मतलब 20% एक्स्ट्रा में किया या ऐसे किया, तो मैं इसको रेशियो में ही रहने देता, बट यहाँ पे रियल वैल्यू आ गई इसलिए मैंने x में लिख दिया इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। ये बोला देन हिज प्रॉफिट जो है वो 10% हो गया। भाई पहले उसका जो प्रॉफिट था, देखो वही वाली बात होगी जो मैंने पहले बताया था कि पहले प्रॉफिट क्या आता है बाद में प्रॉफिट क्या है ना। उसका जो प्रॉफिट है वो 10%,
मतलब 10% हो गया, ठीक है, 10% हो गया, मतलब 100 से 110 हो गया, ठीक है। बात आ गई समझ में? क्या बोला मैंने, ये CP है, ये SP है, ये CP और SP का ही तो रेशियो बना दिया मैंने, यहाँ से नहीं बनाया, ध्यान से देखो। ये कितना आएगा मेरे पास, ये कट गया तो 10 से 11 आ गया। दिखा तुम्हें क्या बोला मैंने, 10% प्रॉफिट हुआ है ना। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 10% प्रॉफिट का मतलब है कोई चीज 100 की है, हमने 110 में बेच दी, 10% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहां से कितना देखो, यहां से क्या होगा, SP माइनस CP प्रॉफिट होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये 9x माइनस 26 अपॉन 7x, जो मैं पहले वाला बता रहा था ना, वो पहले वाला उसमें लगता है जब दो केस का कंपैरिजन हो रहा हो, लेकिन इसने इस केस का ही प्रॉफिट दिया, एक का ही, तो वो चीज यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी जिसका मैंने अभी पीछे 1-2 सेकंड पहले बोला था, ठीक है। ये चीज होगी यहाँ पे एप्लीकेबल कि इसने डायरेक्ट ही प्रॉफिट दे रखा है, तो यहाँ पे हम SP और CP का रेशियो निकाल रहे हैं। वहां हमने प्रॉफिट का रेशियो निकाला था जिसमें हमने मतलब वो क्या करा था, SP माइनस CP, SP माइनस CP, तो दो केस के अलग अलग प्रॉफिट का रेशियो लिया था। इस केस में हमें SP और CP का मतलब SP और CP का जो हमें वो लेना है रेशियो, ठीक है। देखो यहाँ पे SP ये है, CP ये है 7x, SP यहाँ पे 11 होगा, यहाँ 10 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये SP है, नीचे CP है, ये नीचे ये निकाल दिया हमने CP, ये हमारा हो गया SP, ठीक है। अगर मैं इधर लूंगा इसे तो 90x माइनस 260 इज इक्वल्स टू 77x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 23x बराबर 260, x बराबर कितना आ गया 20। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो x बराबर अगर हमारा 20 आ गया तो आप लोग ये देखोगे कि इसने कॉस्ट प्राइस पूछा आर्टिकल का, तो 200 हो गया ना भाई, 10x की वैल्यू चाहिए, तो 10x कितना हो गया 200। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है हमें, है ना। 10x था, 9x में उसने बेचा, लेकिन उसने अगर इतने में खरीदा होता कम में, तो इतने कम में इतने मतलब कम में उसको बेचा होता, ठीक है, इतने कम बेस में, तो उसका रेशियो दे दिया कि प्रॉफिट इतना होता उस केस में, तो हमने SP और CP का प्रॉफिट वो कर दिया बस इक्वेट, और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन बच नहीं रहे, कंप्लीट करके जाना है वीडियो। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन ले लिया भाई, है ना, और काफ़ी मतलब ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने करवाया था तुम्हें फॉर्मूला क्लास में, उसको याद दिला देता हूँ मैं कि देखो ये आपको पता होगा कि कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल को ऐसे टच करके जा रही है ना, तो वो इसकी लाइन से, जो रेडियस से हम सर्कमफेरेंस पे लाइन डालते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये सबको पता होगा। तो ये इसकी परपेंडिकुलर लेंथ हो गई एक तरीके से, परपेंडिकुलर, है ना। और इसके पॉइंट ओरिजिन अ सर्कल हु सेंटर इज इतना 2:3, यानी कि इसको मैंने आपको ओरिजिन से बताया था ना, 0,0 वाला बताया था शायद से, है ना, लेकिन ये 2,3 रखा है इसने, सेंटर इसका ये पॉइंट है। और लाइन क्या है हमारे पास, ये लाइन है हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई, तो इसको ध्यान से देख लेना। फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। मान लो कोई भी ऐसे करके लाइन है, किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, मान लो ये पॉइंट है x1, y1, ठीक है, इनका, और यहाँ पे ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है हमें a1x, ठीक है, प्लस b1y, ठीक है, b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब आपको क्या करना है, मान लो डिस्टेंस निकालना है, d डिस्टेंस है, तो d डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ax1 जो हमारे पास a है ना, ये वाला a दिख रहा होगा आपको, इसकी मल्टीप्लाई ये वाला, ये जो दिख रहा है ये, इसकी मल्टीप्लाई करनी है ऊपर वाले में, इसमें a1 x1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, मतलब जो भी है 1 हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ x1 यहाँ पे आएगा मेरे हिसाब से ये वाला a1x b1y, है ना। तो देखो यहाँ पे लिख दिया हमने, उसके बाद प्लस by1, है ना, प्लस c, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। मैंने आपको पहले बताया था कि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इन 2,3 को नीचे रख देते हैं। भाई ये जो यहाँ पे a और b दिख रहे हैं ना आपको, ये रखे जाएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना, और ये मॉड्यूलस में आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखो पुट करते हैं, फॉर्मूला नहीं भी याद करोगे ना तो डायरेक्टली बता देता हूँ, देखो कैसे लिखना है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और यहाँ लिख दो, 2 4 जा 8 आ गया निकल के, आया कि नहीं आया बताओ। और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, फॉर्मूला याद मत करो बेशक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, यहाँ पे प्लस 9, और फिर ये -7 मतलब प्लस c लिखते हैं ना यहाँ पे, तो ये लिख दो जो भी साइन के साथ है, ऐसे के ऐसे उतार दो, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा भाई अंडर रूट ऑफ, ये वाला बोला था देखो मैंने, ये मत रख देना गलती से भी, ये और ये, तो 4² प्लस 3², ठीक है, इस तरह से लिख दिया अंडर रूट में।
तो अब देखो क्या बना हमारे पास 16, ये उसमें होगा मॉड्यूलस में होगा, तो कितना बना है हमारे पास 17, ये 10 बना ऊपर, नीचे क्या आया, ये आया हमारे पास 5, 5 ही होगा ना, ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ट्रिपलेट है तो 5/2 यानी कि 2 आंसर हो गया, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास 2 आया निकल के, ठीक है। तो क्लियर है, आगे से आएगा तो कर लेना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो हर उसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये वाला भी भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बच्चे, इसको बता देता हूँ। देखो मैं केवल एक कैच है वो पकड़ना है इसमें। देखो इसने बोला है कि एक सेलिंग मतलब 30 मीटर का कोई क्लॉथ है, उसको भाई साहब ने सेल किया है ना, और उसने जो प्रॉफिट कमाया वो सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर क्लॉथ के बराबर कमाया, कि जितना सेलिंग प्राइस है ना 10 मीटर क्लॉथ का उतना उसने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो हमें जो सेलिंग प्राइस है वो 1 मीटर क्लॉथ का बताना है, और उसने कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमें 1 मीटर क्लॉथ का 480 रुपये, ठीक है। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस हमें यहाँ 30 मीटर क्लॉथ का दे रखा है ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो मतलब कॉस्ट प्राइस होगा ना, कॉस्ट, एक सेकेंड चलो आप चलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसने प्रॉफिट लिखा है ना, प्रॉफिट लिखो पहले, देखो यहाँ SP माइनस CP होगा कि नहीं होगा। तो जो प्रॉफिट है वो बोला है इसने 10 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे 10 SP लिखूंगा मैं, 10 सेलिंग प्राइस 10 उसके सेलिंग प्राइस के बराबर। उसके बाद इसने बोला 30 मीटर क्लॉथ उसने सेल किया था, 30 मीटर क्लॉथ उसने सेल किया था। अब कैच वाली बात आ रही है यहाँ पे, तो 30 सेल किया है तो 30 खरीदा भी तो होगा, तो यहाँ पे भाई 30 ही लिखते हैं, ये समझा रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ कुछ और नहीं आएगा, 30 ही आएगा यहाँ पे, जितना सेल किया है उतना आएगा, बस सिंपल, नहीं रखा तो ठीक है। 30 बेचा है 30 खरीदा होगा, उसी के हिसाब से करेंगे। तो अब देखो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यानी कि जो हमारे पास आ गया निकल के, ये कितना आ गया, ये SP मान लो 20 SP, ये इधर चला जाएगा 30 CP, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, तो CP अपॉन SP जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 2/3। बात आ गई समझ में। अब इसने क्या बोल रखा है, 2 की वैल्यू दे रखी है हमें 480, 480 2 यूनिट की वैल्यू में 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए जो कि हमारा SP है, ठीक है। ये कितना आ गया 240, ये कितना आ गया 720 आंसर, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा क्या कैच था, कि जितना बेका का, जितने मीटर क्लॉथ बेका उतना ही खरीदा होगा बस। नेक्स्ट देखो भाई डायरेक्ट रिजल्ट है, ये लिखा हुआ है मैंने पहले से, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री आ सकती है, अच्छे क्वेश्चन, तो देख लो इसको, ठीक है। इसने बोला है क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, और इसमें क्या है, बाइसेक्टर है हमारे 2, एंगल C पे और एंगल D पे, ये मैंने बना दिया यहाँ पे, देखो थीटा थीटा अल्फा अल्फा, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये मीट कर रहे हैं E पे, और जो CED इन्होंने दे रखा है ना 41 डिग्री दे रखा है पहले से, ठीक है, और A जो दे रखा है 66 दे रखा है, और जो B का मेजर हमें पूछना है। तो इस केस में तीनों एंगल का ना एक डायरेक्ट रिजल्ट बन के आता है, कहोगे तो प्रूफ करा दूंगा बाद में कभी, ठीक है, शॉर्ट्स बना के, बट अभी ऐसे ही समझ लो कि जब ये तीन एंगल्स के बीच में ना एक रिलेशन होता है, वो क्या रिलेशन होता है, देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, जो हमारा CED, ये जो ये एंगल होता है 41 डिग्री वाला जो हमारा एंगल निकलता है ना, डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है हमसे बीच वाला, तो हमें क्या करना पड़ता है पता है, ये दोनों को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये आ जाएगा, बात खत्म है। इसमें ये पूछा है बोल दो, बट कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो उस केस में इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो वही करना है, 66 + x डिवाइडेड बाय 2, हम इसको इधर भेजेंगे 2 4 जा 8, इसमें से 66 में माइनस करेंगे तो 6, और कितना आ गया ये हमारे पास, 1 आ गया 16, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 16 निकल के आ गई, 16 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ नहीं करना, इन दोनों को लेना है, ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा, बस, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। आगे चलते हैं। देखो आज जल्दी हो गए वैसे हमारे क्वेश्चन, 30 कितने 35 है ना, चलो करते हैं और थोड़ा सा। ये वाला भी भाई हम कर रखा है हमने, ये वाला सवाल, ठीक है। ये है हमारे पास, इसने बोला है 2 कोड्स हैं, इस तरह से हमने एक्सटेंड कर दी ऐसे, ठीक है। P है कोई पॉइंट आउटसाइड, वहाँ पे मिल रही है ये, मान लो ये कोड AB है, ये मान लो ये कोड CD है। कैजुअली मत लेना इन सवालों को, इजी क्वेश्चन दे सकेंगे, बट थोड़ा जल्दी करोगे, याद रहेंगे रिजल्ट्स, तो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। कोई बिगनर स्टूडेंट देख रहा है उसके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा ये। AB 7 है, BP 4.2 है, यानी कि टोटल कितनी हो गई 11.2, है ना, ये पूरी 11.2 हो गई। PD हमारे पास 2.8 है, CD हमसे पूछा है, इसको x मान लो, ठीक है।
सी डी को एक्स मान लो, या फिर उसको एक काम करते हैं, हम पूरे को एक्स मानते हैं। क्यों मानते हैं मैं अभी बताता हूँ। देखो हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है कि भाई हमारे पास जो पी बी इंटू पी ए होगा वो पी डी इंटू पी सी होता है। एनी डाउट? क्या बोला मैंने? पी बी इंटू पी ए इज इक्वल्स टू पी डी इंटू पी सी। ठीक है, क्लियर है? देखो लिखो इसको, 4.2 इंटू 11.2 इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू एक्स। इसलिए लिखा मैंने एक्स, वरना तुम यहाँ पे एक्स प्लस 2.8 लिखना होता, वो कॉम्प्लिकेट सा हो जाता। ठीक है, इसलिए लिखा कि एक्स की वैल्यू निकाल दो जो भी है, और उसमें से इसको घटा देना, ये आ जाएगा अपने आप। सिंपल है। देखो अब इसको निकालते हैं। ये 4.42 मान लो, इसको मान लो, ठीक है। 28, 2 जीरो नीचे आएंगी, 1 जीरो ऊपर जाएगी, उससे कट जाएगा तो 1 जीरो नीचे बचेगी। ठीक है, डेसिमल हटा दिया मतलब बेसिकली मैंने, है ना। तो ये कितना आ गया? 4 2 जा 8, है ना, 4 8 जा 32, 4 7 7 6 और 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 2 जा 12, 16.8 निकल के आएगा हमारे पास x। तो जब पूरी लेंथ 16.8 निकल के आ गई तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? सी डी कितनी होगी? 16.8 में से 2.8 माइनस करेंगे तो 14 होगी आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, इसको अलग मत माना करो, इसको पूरी को x मान लिया करो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो। और भाई पीडीएफ मैं अपने ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे फॉर्मूला वाली जो क्लास थी उसकी पीडीएफ। देखो मैंने बोला था उस क्लास को करवाते टाइम कि भाई फॉर्मूलाज अपनी जो कॉपी है उसमें लिखो साथ साथ में, क्योंकि फॉर्मूला कॉपी मेंटेन होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने बोला था वो, इसलिए मैंने उसकी पीडीएफ नहीं बनाई थी, क्योंकि फॉर्मूला कॉपी अगर मेंटेन तुम्हारी होगी तो तुम्हें ही बेनिफिशियल मतलब होगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इन क्वेश्चंस को आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस की आप पीडीएफ लो, बिल्कुल लो, मैं दे भी रहा हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, पिछली क्लास की भी दी है, इसकी भी दे दूंगा, क्योंकि ये लिखने में इतना बेनिफिशियल नहीं रहता। इनको तो फटाफट आप रफ कॉपी में भी करोगे ना, फटाफट आंसर निकालोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, ज़रूरी होता है वो। उसकी पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है। बाकी मैंने विकास ताया सर की डाल रखी है अपने चैनल पे, उसको देख सकते हो जाके। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, आसान क्वेश्चन है, आ भी रहे हैं आजकल ये सेक्टर वाले, लेकिन लेने का रीज़न सिर्फ इतना है कि इसमें आप जो θ/316 टू पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर इन सब के चक्कर में मत पड़ना भाई। ठीक है, मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ आर्क की इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, जब इन दोनों की बात हो रही हो तब हमेशा ये लगाना, और इससे काफ़ी ईजी पड़ जाएगा एज कंपेरिजन टू दिस। ठीक है, 2 बार क्यों बोल रहा हूँ मैं। चलो, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है ना, एक गो में बना रहा हूँ, गला भी बैठ गया। चलो कोई नहीं, फ़ायदा मिलना चाहिए, वर्थ इट होगी बट। ठीक है, एरिया निकालते हैं। देखो लेंथ है, कितनी होगी हमारे पास लेंथ भाई? एरिया इसने पहले से गिवन है नहीं है कि, देखो 144 पाई दे रखा है पहले से एरिया, ये एरिया गिवन है, ये रहा ना एरिया ऑफ सेक्टर। रेडियस दे रखी है हमको, लेंथ नहीं दे रखी। रेडियस कितनी है? 36 है, डिवाइडेड बाई 2 है, बस ये लगाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये 18 गया, लेंथ निकल गई सीधी सीधी भाई, कितना हो गया है? 18, 8 होता है ना, तो 8 पाई आंसर। ठीक है, 18 8 144, कुछ करना ही नहीं है, इसमें अटके रहोगे काम होगा कि, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, बस बात खत्म है। ठीक है, एक सेकंड रुको, इसको रब कर देता हूँ। चलो आगे चलते हैं, बुक से में बंद हो जा भाई। इसको देख लेते हैं। A ring shaped disc has outer radius of इतना, inner radius of इतना, what is the ratio of, देखो ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन होता, डायरेक्ट पूछ लेता एरिया उस रिंग का तो आसान होता, लेकिन इसने रेशियो पूछ लिया, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया भी है, ताकि आप थोड़ा सा देख लो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं मेंसुरेशन में, है ना। देखो इसने क्या बोला है कि आउटर रिंग है, मतलब आउटर जो रेडियस है वो, और इनर रेडियस वो, एक रिंग है ना ये, इसका एरिया, ये जो ये है ये वाला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिंग्स एरिया, इसका एरिया, और टोटल आउटर सर्कल का एरिया। तो इसका एरिया कितना है वो फटाफट निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा हमारे पास? पाई, ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि 64, ये आ गया। अगर मैं इसका निकालूं रिंग का तो क्या निकलेगा? देखो पाई आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके लिए एक ट्रिक बताऊं, कभी भी स्क्वायर निकाल के और स्क्वायर निकाल के माइनस मत करना, ठीक है।
कभी कभी बड़े नंबर दे देता है, यहाँ तो चलो छोटे हो जाएगा, बट कभी कभी बड़े नंबर दे देता है ना, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। उस केस में क्या किया करो, फॉर्मूला लगा दिया करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे 8 और 6 है ना, तो बस कुछ नहीं, 14 इंटू माइनस, बस ये कर दो, बस ये ज़्यादा सिंपल बैठता है इससे, समझ रहे हो ना। आई होप अच्छा लगा होगा ये। चलो इसको देखते हैं अब। इसने पाई मतलब इंटू 28 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 64, पाई से पाई ये पूरा उड़ा दो, 28 64, 4 कितना बना ये 4 7 और 4 1 4 6, तो 7:16 आंसर। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये जब बड़े नंबर दिखेंगे तो ईजी पड़ेगा इससे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। देखो ये वाला देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है बट कभी कभार लैंग्वेज में फंस जाते हैं इसलिए रख रखा है। एवरेज दे रखा है इन्होंने 6 टर्म्स का 30, तो मैं 6 टर्म्स का सम निकाल दूं, 6 टर्म्स का, ठीक है, टर्म्स का सम कितना आएगा 180 आ जाएगा, 3 6 जा 18, ठीक है। इसने बोला है द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म ट्वाइस है, बाकी टर्म्स मतलब सम, उनका जो सम है रिमेनिंग, ये रिमेनिंग लिख देता हूँ मैं, तो ये मान लो 1 है तो ये 2 है, ठीक है, ये बोला इन्होंने। हमारे अकॉर्डिंग सम कितना है 180 और इनके अकॉर्डिंग कितना है 3, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू 180 है। इसने पूछा क्या है, फर्स्ट टर्म में तो पूछी है, तो 2 यूनिट्स की वैल्यू पूछी है, तो कितना हो गया हमारे पास 120 हो गया, तो आंसर क्या हो गया 120 आंसर हो गया, राइट। इजी क्वेश्चन था, कोई नहीं, एक आध मैंने रख दिया इजी, आगे चलते हैं। देखो भाई कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल लाइंस की बात हो गई, 2 इक्वेशन गिवन है, सिंपल याद होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इस तरह से होगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो तो इसमें इस पर बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है 5 लिख लो यहाँ पे, उसके बाद ये k+1 लिख लो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लो b1, मतलब ये दोनों इक्वल पुट कर देंगे, इसको नहीं रखना इक्वल पुट, ठीक है। b1 यहाँ पे k आ गया, इधर क्या है हमारे पास 4, तो 20 इज इक्वल्स टू k इंटू k+1। देखो ऑप्शन से जा सकते हो यहाँ से, क्योंकि 20 लिखना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ 4 4 5 या 20, अगर मैं इसको 4 रख दूँ तो देखो 5 यहाँ पे 4 5 या 20, तो 4 से सेटिस्फाई हो गया, सोल्व कर लेना वरना क्या दिक्कत है, ठीक है, वरना ऑप्शन से डायरेक्टली दिख गया है। तो बस ये ध्यान रखना, करवा रखे हैं मैंने कि पैरेलल में क्या कंडीशन रहती है ना, और कोइंसिडेंट में क्या कंडीशन रहती है, या फिर जो इंटरसेक्ट कर जाती है उसमें क्या कंडीशन रहती है, उसको जाके देख सकते हो, फॉर्मूला क्लास में सब करवाया हुआ है ना। देखो भाई अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं भाई साहब कि अ वुडन पीस ऑफ सिलेंड्रिकल शेप हुज रेडियस, ध्यान से पढ़ना, देखो मेंसुरेशन के सवाल आए इसलिए मैंने ले लिए इसमें मेंसुरेशन के सवाल, ठीक है। इसने बोला है वुडन पीस है सिलेंड्रिकल शेप का, हुज रेडियस इज इतना एंड हाइट इज इतना, इज यूज टू मेक अ कोनिकल शेप पीस ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम का वो निकालना उसमें से, ठीक है, कौन का, बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा वुड, जो एक्स्ट्रा वुड बचेगी ना साइड से, ये वाली उसको निकाल देगा, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वुड एंड द वॉल्यूम ऑफ द विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द पीस टू फॉर्म अ कोन। अच्छा ठीक है, तो कुछ नहीं, पहले चलो सिलेंडर की निकाल लेते हैं, सिलेंडर की निकालनी है तो क्या होगी सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 7 से 7 कट गया, ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, अच्छा पाई को मैं अगर नहीं काटूं तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा क्या, इसको पाई को ऐसे ही रहने दूं ना, 49 इंटू 12 कर देता हूँ बस, कितना आएगा 2 9 18 कैरी 1 2 से 4, ठीक है, 5 1 9 1 4, कितना आ गया 8 4 1, कितना यही आएगा ना, 49 इंटू 12 करूँगा, 2 9 18 कैरी 1 2 4 8, ओ सॉरी 9 आएगा, 18 आएगा, 588, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसको मैं अगर रफ कर दूं, एक सेकंड, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया हमारे पास 588 पाई, ये निकल गया है, पाई मैंने सोल्व नहीं किया, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से जो हमारा है वो वॉल्यूम, मतलब ये कौन है ना, जैसे सिलेंडर उसमें तो मैक्सिमम वैल्यू कौन निकालनी है, तुमने देखो इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। जब हमारे पास वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम का निकालना है तो हाइट और रेडियस तो सेम ही होगी हमारे उस केस में, तो बस 1/3 ही तो करना है, इसका 1/3, इसका 1/3
ही तो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 1/3 करो, कितना होगा 31 और 3 9 3 6 18, ठीक है, कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। पाई, पाई लगाना मत भूलना, पाई है उधर, ठीक है। तो ये 196 पाई हो गया हमारा, ये 588 पाई हो गया। समझ में आ गया ना, ये 1/3 ही करना है सिर्फ, इसमें इसका वॉल्यूम निकल जाता है, जिस केस में ये जो रेडियस और हाइट है वो इक्वल है, ठीक है। अब देखो इसने जो हमारा मतलब निकाला है पार्ट, वो कितना निकलेगा, निकाला हुआ पार्ट निकाल रहा हूँ मैं सिर्फ, इसमें से 1 ये माइनस करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 392, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम रिमूव्ड। देख लो अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कंफ्यूज कर सकता है। तो अब रेशो पूछा इसने, किस किस का रेशो पूछा, रेशो रिक्वायर्ड रेशो, पहले सिलेंडर का लिखना है यहाँ पे, तो 588 पाई, यहाँ पाई लगाना मत भूलना दोस्त, ठीक है। रेशियो 392 पाई, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ये जो रेशो निकल के आएगा मैं लिख देता हूँ, आप देख लेना काट पीट के, ये 3:2 निकल के आएगा, ठीक है। सीखने वाली चीज़ क्या थी, सीखने वाली चीज़ एक इसमें ये थी कि भाई पाई को सोल्व मत करो, कैलकुलेशन बड़ी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि 1/3 वॉल्यूम होता है सिर्फ, तो इसलिए पूरी वॉल्यूम कैलकुलेट मत करो, ठीक है। 1/3 कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट चीज़ कि बस पाई से पाई कट गया, निकाल दिया रेशियो, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे चले, तो 30वें क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। इसने बोला है कि ABC एक ट्राइंगल है। कल देखते हैं यार, कोई बढ़िया सा टॉपिक करवाने की सोच रहा हूँ मैं। इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा अगर, है ना, तो ढंग से लाइक वाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है। चलो ये ABC ट्राइंगल है हमारे पास, ध्यान से देखना इसको, मतलब काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये, ठीक है। ABC ट्राइंगल है, BE एंड CD हमारी परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत, और ये CD इज परपेंडिकुलर टू AB है, और ये AC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसा बोला हमने देख लिया। उसके बाद इसने बोला जो CD है वो इंटरसेक्ट करती है O पे, CD इंटरसेक्ट करती है O पे, ये O दिख रहा है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसने बोला द बाइसेक्टर्स ऑफ OBC, ये जो OBC है ना, देखो OBC मतलब इसके जो एंगल, ये जो बाइसेक्टर है ये कहाँ मिलते हैं, P पे मिलते हैं। देखो OBC, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये P पे मिलते हैं। इसने एंगल है मुझको 68 डिग्री दिया है, ध्यान से देखना, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है इस वाले ट्राइंगल में, किसमें, ये OBC वाले में, ठीक है। इसने हमसे पूछा BPC की वैल्यू बता दो क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी, x, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, देखो मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था मैंने तुम्हें कि जब भी यहाँ पे 90, मतलब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, तुम्हें ये दिख रहा है 90 डिग्री है, दिख रहा है, ये दिख रहा है 90 डिग्री है, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अच्छा, अगर तुम्हें पता हो कि ये पूरा का पूरा हमें क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है, तो क्या हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, 180 में अगर मैं ये जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा, कितना बनेगा ये ये 180, इसमें अगर मैं 68 जोड़ देता हूँ, 8 4 248 बन गया। और अगर मैं इसको 360 में से अब माइनस कर दूं 248 को, तो कितना आएगा हमारे पास, 112 आएगा, निकल के नहीं आएगा, तो ये हमारे पास 112 हो गया। तो देखो ये भी तो 112 आएगा निकल के, क्यों, ऑल्टरनेट मतलब वो क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा, इसको तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, दूसरा भी बता देता हूँ मैं जो पहले सोच रहा था मैं, जब एल्टीट्यूड पे कोई चीज़ ऐसे कट करती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं ना शायद। तो उस केस में क्या होता है कि ये 180 डिग्री माइनस 68, 180 डिग्री माइनस 68, तो इस केस में भी तो 112 ही आएगा मेरे हिसाब से। हाँ तो सही तो है, 112 ही तो आ रहा है, ठीक है। या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो कि 90 + 90 + 68 इस तरह से, क्योंकि ये एंगल गिवन है ना हमें, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो इस तरह से निकाल लेंगे। अब तुम्हें यहाँ पे लगाना है वो इन सेंटर वाला फॉर्मूला, अगर याद हो कि अगर x निकालना है हमें, जो बीच में इन सेंटर से ये बनता है वो क्या होता है, 90 + हाफ ऑफ एंगल A होता है ना, वैसे जो ABC ट्राइंगल में देखते हो यहाँ पे P है, वो हाफ ऑफ एंगल 112, ठीक है। तो 90 प्लस कितना हो गया है, 2 5 10 2 6 तो 146 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दो कॉन्सेप्ट है, पहला ये, इस वाले में ये कैसे निकाला, अगर मान लो हाँ ठीक है ये वाला निकाल दिया हमने वर्टिकली अपोजिट से या फिर फॉर्मूला से, उसके बाद ये निकाल दिया, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। देखो भाई ये भी अच्छा सवाल है। इन्होंने बोला है कि कोन ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एंड जो हाइट है उसकी वो h है, ठीक है। मेल्ट किया, मेल्ट वाले सवाल रखे मैंने क्योंकि यही आ रहे हैं, ठीक है। एंड मेड, आगे पिरामिड का भी क्वेश्चन है तो वेट करना, एंड तक देखना भाई, ठीक है। देखो कोन है रेडियस का, मेल्ट कर दिया मतलब वॉल्यूम की बात हो रही होगी, और सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया तो वॉल्यूम लिख लेते हैं कोन का 1/3 पाई, ठीक है, इंटू r स्क्वायर इंटू h, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर की बात बोलिए, हाइट दे रखी है सिलेंडर की यहाँ पे, और बोल रखा है कि उसकी जो रेडियस है ना वो इस जो ये जो r लिखा है हमने यहाँ पे, ये इसकी 3 मतलब 3/10 है इसकी, ठीक है। तो क्या होगा इसका पाई, और r की जगह लिखेंगे हम r बाय, मतलब क्या लिखेंगे 3r/10 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, क्योंकि इसकी r का 3/10 है। तो r स्क्वायर की जगह जैसे हमने r लिख रखा तो 3/10 है, तो इसका 3r/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 60 हो जाएगा क्योंकि 60 हाइट है। तो देखो पाई से पाई गया, पाई से पाई चला गया, और देखो यहाँ पे कितना गया r स्क्वायर, जब यहाँ खुलेगा तो r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा h/3, और ये जब आएगा तो देखो यहाँ पे 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, नीचे 100 आ जाएगा हमारे पास, है ना, 10 का स्क्वायर, और ये 60 है, यही है हमारे पास, ये 1 से कटा, ठीक है। तो h कितना आ गया 6 9 जा, एक सेकेंड, ये कितना हो गया 6 3 जा 18 इंटू 9, 18 9 जा 162 होता है ना, 162 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि हाइट आ गई 16.2, आ गया समझ में, 16.2 सेंटीमीटर मतलब। क्लियर, अच्छा सवाल था, बस ये देखना है 3/10 है, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ भाई देखो ये भी थोड़ा सा अच्छा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। SI CI और क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट, पिरामिड, सब कुछ इंक्लूड कर दिया मैंने इसमें, मेंसुरेशन है ना, और ज्योमेट्री के भी ठीक ठाक सवाल इंक्लूड कर दिए, सर्कल का भी एक अच्छा सवाल था। तो चलो इसको देख लेते हैं। अ सम बिकम्स इतना इन 3 years एंड इतना इन 4 years इन कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने बोला था कि जो एक्स्ट्रा वो इंटरेस्ट आया था, है ना, वो पिछले वाला जो वो है हमारा इंटरेस्ट जो बना है पहले साल में, उस पे ही आया है, तो उससे हमने वो निकाल लिया था, रेट निकाल लिया था। इस केस में क्या है, जो हमारा देखो इसमें अगर तुम्हें गैप 1 साल का दिखे ना, 3 और 4 कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो इंटरेस्ट आया होता है ना, मतलब ये जो ये इतना सम बनाए, ये इतना बनाए, ऑब्वियस सी बात है कि ये इंटरेस्ट ही आया होगा इस पे। बात आ रही है, क्लियर हो रही है बात मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ही तो आया होगा इस पे, 960 का, 960 बनेगा ना ये एक्स्ट्रा, तो 960 का इंटरेस्ट आया होगा। लेकिन आया किस पे है ये इंटरेस्ट मेरे भाई, ये 4800 पे ही तो आया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। इसी की बात मैं पहले कर रहा था तुम्हें, ठीक है, कि वो जो पहले 27 का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आया था वो 135 पे आया था, लेकिन यहाँ पे 960 का जो इंटरेस्ट आया है ये एक्स्ट्रा किस पे आया है, ये इस पे ही तो आया एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो 3 साल में बना हुआ सम है ये, ठीक है, इस पे ही तो एक्स्ट्रा मिलेगा हमें ये इंटरेस्ट। तो इसी एक्स्ट्रा से हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और कुछ नहीं करते। 2 से 2 0 गई, इंटू 2, यहाँ पे भी रेट हमारे पास 20% निकल के आ गया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ये बोल रहा है कि ओरिजिनल प्रिंसिपल बताओ। तो देखो अब हम CI वाली बात हो रही है, तो मैंने वहाँ तुम्हें CI SI दोनों के मेथड्स बताए थे। SI में मैंने तुम्हें बताया था कि 20% था, वो 135 की वैल्यू हो गई थी, और मैंने तुम्हें वो 5 से 6 बताया था ना, वो इसीलिए बताया था उस टाइम पे कि 5 से 6 हो गई पहले साल में, दूसरे साल में भी 5 से 6 हो गई, तीसरे साल में भी 5 से 6 हो गई। तो टोटल मिला के, क्यों 30 साल मैंने क्यों लिए हैं, 3 साल में, क्योंकि यहाँ पे 3 साल में एक वैल्यू 48 हो रही है, इसलिए मैंने 3 साल यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो 125 से 216 क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसने बोला कि ये जो 4800 है ये 216 की वैल्यू है। क्यों है 216 की वैल्यू, क्योंकि कोई अमाउंट इतनी थी प्रिंसिपल, वो इतनी अमाउंट बन गई, तो अमाउंट की वैल्यू हमें गिवन है 3 साल के बाद कितनी बनी, तो मैंने वो यहीं लिख लिया, ठीक है। हमसे पूछिए 125 की वैल्यू, वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, है ना। अच्छा अगर मैं थोड़ी इसकी कैलकुलेशन ईजी करने की कोशिश करूँ तो देखो 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000/8, अगर तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा है तो 125 को 1000/8 लिख सकते हैं। 125 को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो देखो 8, ये बस कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए, 8 6 48 डायरेक्ट कटता हुआ दिख गया ना मुझे, तो देखो 6 10 और ये कट गया 6 से, कितना आ गया ये 6 3 18, 6 8 36 आ गया। उसके बाद इसको काट दो तुम 4 से, तो 4 25, 1 2 3 0 यहाँ पे, यहाँ से लगा दी मैंने, ये कितना आ गया 4 9, ये निकल के आया हमारे पास। तो पॉइंट का ऑप्शन मुझे एक ही दिख रहा है वैसे तो, क्योंकि डायरेक्टली तो कट नहीं रहा है,
तो देख लेते हैं फिर भी। 9 2 18, ठीक है, और 70, 9 7 63, हाँ यही होगा, यही वाला ऑप्शन है 277.7778, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था ये, CI वाला रेट का मैंने बता दिया। मेनली यहाँ पे रेट इंटरेस्ट मतलब कैसे निकालते हैं वो सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो भाई, ये हेमिस्फेरिकल, हम जो हमारा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नॉर्मल तो पढ़ लेते हैं हेमिस्फेयर और स्फेयर, लेकिन होलो वाला भूल जाते हैं। तो इसी में वही पूछा है कि मतलब इनर और आउटर रेडियस दे रखी है 5 और 3, तो इस केस में वॉल्यूम क्या होगा। तो जो इसका वॉल्यूम होता है ना हमारे पास हेमिस्फेयर में, जिसमें ये आउटर और इनर दे रखे होते हैं, तो वो होता है कितना होगा, एक सेकेंड, 2/3, ठीक है, इंटू पाई इस ये r³, ठीक है, और माइनस इसका, ठीक है, स्मॉल r³। बात क्लियर हो रही है क्या बोल रहा हूं मैं। 2/3 पाई मतलब जो बड़ा वाला होता है उसका r³ और स्मॉल r³, ठीक है। इसको सोल्व कर लो बस, और कुछ नहीं है। देखो पाई तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 2/3 इंटू पाई तो एज इट इज लिखेंगे हम। और ये कितना हो गया, 125 में से 27 चले गए, यानी कि ये बचा यहाँ पे 98। तो 98 दूनी कितना होगा, 196, एक सेकेंड, तो ये कितना हो गया 196/3 पाई। क्लियर, ये हमारे पास आंसर हो गया। बस यही बताना था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। वो क्या, कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, 2/3, मतलब होलो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला ही वॉल्यूम निकालने का, पाई, ठीक है, पाई r³ माइनस r³, ठीक है। याद रखना इसको, आ जाता है ये। अब इस टाइम पे मेंसुरेशन वैसे ही ट्रेंड में चल रही है। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, थोड़ा सा स्टेमिना बना के रखो। आज फिर भी हमने जल्दी लपेट दिए। कल 20 क्वेश्चन 1 घंटे में किए थे ना, आज हमने कितने 35 क्वेश्चन लपेट दिए लगभग 1.5 घंटे में। चलो सही है। इसने देखो भाई, पिरामिड का क्वेश्चन आ गया। पिरामिड आपको पता होना चाहिए क्या होता है पिरामिड, थोड़ा सा जो कोन से रिलेट कर सकते हैं हम पिरामिड को, है ना। तो इसमें बोला है उसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप्ड है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और पूछा हुआ है लेटरल सरफेस एरिया। अब मुझे लेटरल सरफेस एरिया बता दो जल्दी से, क्योंकि मैंने करवाया हुआ है। क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। नॉर्मल हाइट मत रख देना, स्लैंट हाइट रखी जाएगी यहाँ पे, है ना। तो देखो हाफ, बेस पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये 10 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 40। स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, देखो स्लैंट हाइट ऐसे निकलेगी, स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर और हाइट है, देखो मान लो हाइट ऐसे 10 सेंटीमीटर है और साइड है 10, तो साइड का आधा लेते हैं तो ये स्लैंट हाइट निकल के आ जाती है। साइड का आधा लेंगे 5, तो ये कितना हो गया 100, 125, 125, मतलब √125, तो 25 इंटू 5 होता है, यानी कि 5√5, ठीक है। तो स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 5√5। तो यहाँ पे कितना लेंगे हम, 5√5, ये इससे कटा 20 बार, तो ये कितना आ गया 100√5। क्लियर, इजी क्वेश्चन। बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। अच्छा, प्रिज्म का क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, उसका होता है सिंपल बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट का चक्कर नहीं होता उसमें, स्लैंट हाइट का चक्कर इसी में होता है ना, क्योंकि ये कोन से रिजेंबल करता है, कोन वाली शेप चलती है इसमें। पिरामिड देखा होगा ना तुमने वो इजिप्ट में, तो उस तरह से चलते हैं। स्लैंट हाइट निकलवा दिया मैंने, कैसे निकालते हैं क्लियर होगा आई होप। अगर चाहते हो कि मैं इस पे बना दूं प्रिज्म पिरामिड अलग से एक वीडियो, तो बता देना, बना दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन है, कर दो गलती जल्दी से, ठीक है। देखो रीजन है इसको लेने का, इजी क्वेश्चन बेस है ये। यहाँ पे देखो कंडीशनर इसने बोला है कि 15% का डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पे, ठीक है, बेचा उसने, मतलब खरीदा उसने। ये बोल रहा है अगर मान लो उसको भाई डिस्काउंट ना मिलता ना, तो उसको इतना पैसा और देना पड़ता। तो ये इसी की तो लिख रखी है वैल्यू इसने, कि मतलब ये जो 2.5 ये लिख रखा है 2250, ये 15% की ही तो वैल्यू है इनडायरेक्टली, इसी की तो वैल्यू है ये। तो इसका 100% निकाल दो भाई, निकाल दो। देखो इतना एक्स्ट्रा देना पड़ता ना अगर इतना % डिस्काउंट ना मिलता उसे, तो ये इसी की वैल्यू लिखी है। तो 15 गया, तो अब मेरे पास 15,000 आ गया, मार दो, आंसर हो गया। इसे लगा के गलती कर दो, है ना, इसको लगा दो। ये भाई गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसने हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये हमारा क्या है, मार्क प्राइस है, ठीक है। बात आ गई समझ में।
इसने इतने डिस्काउंट पे खरीदा था, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ो। इसने पर्सन ने जो बोट किया था वो इतने % डिस्काउंट पे खरीदा था, इतने पे तो लिस्टेड था वो, खरीदा तो उसने इतने % डिस्काउंट पे है, तो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस बचा है, मतलब जिस पे उसने खरीदा है, देखो पर्सन बोट खरीदा कितने कॉस्ट प्राइस पे, तो इतने पे थोड़ी खरीदा है, 15% डिस्काउंट पे खरीदा है ना, और 15% डिस्काउंट है कितने का, यानी कि 2250, मतलब 2250, तो ये 2250 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, और उस केस में हमारे पास आएगा 12,000, 2250 माइनस भी करेंगे इसमें से, ठीक है, 12,750, ये आंसर होगा, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच, ठीक है। और जो भी भाई अपडेट होंगे फर्दर टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और इस क्लास की PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा अपनी, तो जाके टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर नए हो चैनल पे तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि कोई फर्दर अपडेट मिस ना हो, और तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट अच्छा लगा हो तो भाई बिना कहे लाइक कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और एक लड़के ने कमेंट भी करा था कि भाई ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कितनी बार बोलते हो, ठीक है। तो आदत में और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो तो भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ते रहो। कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही हो कमेंट करके बता सकते हो, है ना। बाकी अच्छे से तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम निकाल लें इस बार। अच्छा, IB का जो ACI वाला एग्ज़ाम था ना, उसका रिजल्ट भी आने वाला है लगभग आज या कल में, तो अच्छे चांसेस हैं मेरे उसमें, अगर होता है कुछ तो बताऊंगा ज़रूर, ठीक है, वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आपने दिया हो तो आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।